अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और क्यों ना होंगे जनाब, क्योंकि सिटी 121 पे अब आपकी खिदमत में अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में दो दफ़ा हाजिर है और अगली बार भी हाजिर होगा। हर ब्रेक से पहले हाजिर, हर ब्रेक के बाद भी हाजिर होंगे, क्योंकि वक्त ही हमारा कुछ ऐसा है कि आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी अधूरी लगती है साहब। क्योंकि ब्रेक पे जाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक अच्छा वाला होना चाहिए ताकि आप आउटिंग करें, बाहर जाएँ, घूमें फिरें और फ्रेश हों। यानी लाइक कीबोर्ड के अंदर एक F5 भी होता है, इसमें कंप्यूटर भी चाहता है कि मुझे फ्रेश कर दिया जाए, F5, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हफ्ते का एक दिन जो छुट्टी का होता है वो बड़ा ख़ास होता है, किसी का 2 दिन होता है उसके लिए बहुत ख़ास होता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा कहता है यार थोड़े दिन और छुट्टी होती तो मज़ा आ जाता है साहब। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से हमें नवाजा है, उस परवरदिगार ने, और आज का दिन हमें दिया है। इस दिन को अवेल करना है और जो सारे काम काज हैं वो सारे मुकम्मल करने हैं। किसी का साथ देना है तो भरपूर देना है, ताकि जनाब अली हुकूक़ुल इबाद में आपका नाम लिखा जाए साहब। तो हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद को रास्तों को बेहतरीन तरीके से अबूर करते हुए ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की। हमें आज मौजूद जनाब सिटी 21 की खूबसूरत सी नशरियात जो अब तक सिटी एट 10 सुबह के आगाज़ में, जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक साहब हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। बहुत सारे गेस्ट आएंगे, मेहमान होंगे, हमारे मेहमान की खातिर ताज़ा भी करेंगे और ना सिर्फ बल्कि उनसे गपशप करेंगे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, आप तक पहुँचाएँगे आज का भाव। तो फिर होगा मौसम का हाल क्या बेहाल है, अब तक क्या हो रही है, कितनी सर्दी और कितनी गर्मी। तो रात को कुछ मामला भी कुछ चेंज से लगते हैं, ऐसा लगता है कि वक्त के बाद, क्योंकि मौसम भी कहता है कि जनाब अली अंगड़ाई, लेकिन बात यह है कि महकमा मौसमियात भी कहता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ मामला ज़िंदगी तब्दील होते रहेंगे। तो तब्दील ज़रूर हों, लेकिन अपने आप को तब्दील करना इन पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है औरों के लिए, ताकि आपके साथ जो कारवां है पॉजिटिव वो जुड़ता जाए और जुड़ते जुड़ते आप मज़ीद जनाब अली बुलंदियों पे चले जाएँ, K2 पे चले जाएँ, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएँ, जहाँ भी जाएँ, लेकिन खैर से जाएँ, लेकिन घूमने फिरने के लिए ज़रूर जाएँ ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएँ साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सूरत तौबा आयत 129 129 नज़ूल वही जगह जो है मदीना मुनव्वरा। नाम ये सूरत 2 नामों से मशहूर है साहब, एक सूरत तौबा, दूसरे अल बरात। तूबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी जमा होने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह आज जानते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर आप ये देखते हैं और पता ही है हर मुसलमान फ़र्द को, क्या औरत को, कि जनाब जब सूरत तौबा का आए तो उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। तो क्यों नहीं पढ़ी जाती, उसकी एक नज़रसानी करेंगे। इस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। इसके मुताबिक वजूह मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं कि इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ हैं, मगर सही बात यही है कि जो इमाम राज़ी ने लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसका आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी, इसलिए सहाबा कराम ने भी नहीं लिखी और बाज़ के लोग भी इसकी पैरवी करते हैं। ये इस बात के मज़ीद एक सबूत है कि कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जूँ का तू लेने और जैसा दिया गया था वैसा ही इसको महफूज रखने में किसी दर्जा एहतियात और इत्मीनान से काम लिया गया है। तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है साहब अली, और ये ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जाना है। तो सूरत तौबा जो है वो हमने आपको बताया, एक तो मदनी है और दूसरा ये कि इसके जो शुरुआत वो हमने आपको बता दी कि बिस्मिल्लाह के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर तरतीब हो गई, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पे जब ये आते थे तो कई दरख्तों की छाल पर, कई पत्थरों पर लिख कर फिर उसको समेटा गया, बनाया गया, और उसके बाद फिर कुरान शरीफ को एक मुकम्मल जो है किताब की हैसियत से हमें दिया गया। उस पर अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है साहब। हम पता नहीं दूसरों के साथ अमल पैरा कर रहे हैं, दूसरों के साथ जुड़े हुए, दुनियावी चीज़ें ज़रूरी हैं साहब, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक दुनिया में है तो ज़ाहिर है। लेकिन साथ साथ हमें कुरान मजीद या कुरान शरीफ को पढ़ना है, तर्जुमे के साथ पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़िए, उसको डिटेल पढ़िए। हम दुनिया जाके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन जिस तरह स्क्रॉल हो रहा है ना साहब, वो मेंटली तौर पर भी हम स्क्रॉल हो जाता है। कभी आपसे पूछते हैं यार पता है आपको कि वो कौन सा मुल्क है जो एक फ्रूट के नाम पर है, तो आप सरप्राइज़ हो जाते हैं, सर वो माल्टा है। अक्सर बेशतर पूछते हैं पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है, तो हम कहते हैं यार मेरे ख्याल से इस्लामाबाद, लाहौर है। यूथ से अगर मैं पूछूँ तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है, तो साहब वो फैसलाबाद
है, सनती एतबार से बढ़ा है। बात सिंपल सी, ये थोड़ा सा एक्टिव रहें, याद रखें, स्क्रॉल करें लेकिन उसको ज़हनशीन कर लीजिए, तो आपके लिए हमारे लिए बेहतर होगा। जनाब अली, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो खबरें होती हैं हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं और ये बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देती हैं सुबह सुबह के आगाज़ में। क्योंकि आज खबरें हैं, तो आज हमारे महराज अख्तर साहब और अशरफ खान साहब मौजूद हैं, दी ग्रेट माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट। कैसे रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐसा पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और बात यह है कि सुबह का आगाज़ जो है वाकई अल्लाह के नाम से, बाबरकत नाम से करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप दुनियावी कामों में इतने खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि शायद आपको खुद भी पता नहीं चलता जी जी कि कब और कितना वक्त गुजर गया। हाँ हाँ, तो जहाँ तक हो सके तो बिल्कुल करना चाहिए। और ज़िंदगी के साथ साथ हैं ये चीज़ें। दुनिया, जैसा कि आपने भी कहा कि दुनिया की चीज़ें अपने लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है ठीक दुनिया में जब तक है, लेकिन दीन भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरी है। सर अशरफ भाई, क्या हाल है? कहाँ हैं आप? नज़र नहीं आ रहे मुझे आजकल, सिर्फ आप स्क्रीन पर नज़र आते हैं, हमारे पास नज़र नहीं आ रहे। अभी लिफ्ट ही नहीं कराते यार। सैटरडे को तो आए थे हम। ये है कि कल दूसरी टीम थी। अच्छा। और जो प्लान के हिसाब से हम लोग वर्किंग चल रही थी, आज हमें कल से पहले से डिसाइड था कि आज जाना है। तो आजकल एक्टिविटी बहुत हो रही। कल फेडरेशन हाउस में था, वहाँ पे था, 2-3 इवेंट थे, उसमें स्टक थे, तो इसलिए आपको ऑफिस में भी नज़र नहीं आए शाम तक उसी में लगे हुए थे। तो कुछ खबरें थी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक के लिए, जो हम केटर करने गए हुए थे। तो फेडरेशन हाउस की थी, वहाँ पे जो यूएई के कौंसल जनरल और सफ़ीर दोनों आए हुए थे। तो 53वीं उनकी कौमी दिन है, वो मना रहे थे फेडरेशन हाउस में। उसके साथ एक एलपीजी की बड़ी अहम मीटिंग हुई थी, चेयरमैन ओगरा आए हुए थे सडनली। हम वहाँ पे थे, तो उनसे सिर्फ हमने ही कवर किया, वो तो एक बड़ी खबर मिली। और उसके साथ बाकी दीगर चीज़ें थी, वो दिन भर अपडेट करके। सबसे भाई बड़े लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं यार 300 रुपये की गैस मिल रही है। कल भी एक रिक्शे वाले भाई मुझे मिले, कहने लगे यार भाई बड़ी महंगी हो गई गैस, यार चलाना मुश्किल हो गया। हम तो कन्वर्ट हुए थे पेट्रोल से गैस पे, तो कहीं कल मैं पढ़ा था 254 रुपये थी, कुछ जगहों पे 280 रुपये, और 300 रुपये तो तकरीबन। तो ये जी, वो ओगरा की जो प्राइस लिस्ट है ना, ये नवंबर के लिए वो 256 रुपये निकली पर केजी। मगर आपको पता है एक माफिया है और वो हर चीज़ में है। तो यहाँ पे भी वो माफ़ नहीं कर रहा है, वो माफ़ नहीं कर रहा है कि कहीं से महंगाई जो है कम हो जाए। तो ये है कि आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से लेके जैसे मुतल्लिका डीसीज़ हैं या सूबाई गवर्नमेंट का काम है, ये वफाक का काम नहीं आता है, क्योंकि सूबे का मामला है। सूबे में अगर वो चीज़ फ़रोख्त हो रही है तो सूबे का काम होता है कि उस पर अमल दरामद करे। सूबे के नीचे जो है आपके कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स ये होते हैं कि प्राइस लिस्ट वही जारी करते हैं। हुकूमत की जो प्राइस लिस्ट होती है उसके ऊपर अमल दरामद जो है डीसीज़ कराते हैं। सर वो प्राइस लिस्ट की जो आपने बात की, क्या याद दिलाया, कल ही मैंने 200-250 रुपये किलो टमाटर बाय किए हैं। इमेजिन करेंगे, वाइफ के साथ गया तो 250 रुपये, यहाँ 200 रुपये चला रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं यार आप टीवी पे जो चलाते हैं वो रेट्स तो होते ही नहीं है। राज भाई ये क्या हो रहा है? भाई देखें, आपके होते भी हो रहा है मतलब। आप सब्ज़ी लेने चले जाएँ, गोश्त लेने चले जाएँ, चिकन लेने चले जाएँ, जो सरकारी रेट होंगे हाँ जी, वो आपको कहीं भी मैसर नहीं आएंगे। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि देखिए हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। तो फिर तो सरकार की नाअहली हुई, फिर बिल्कुल तो सरकार माज़रत की के साथ। नाअहली है, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर्स का काम यही है कि वो अपने अपने एरियाज़ में जो सब डिवीज़न्स उनको और डीसी अलॉट करता है, उसमें उनको अपना प्राइस कंट्रोल का काम जो है वो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दिन करना है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि महीनों महीनों कोई नहीं आता। साथ में मुख्तार कार का भी यही काम होता है, ज़मीनों के मामला से हट के, कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की मामलत करे और इन सारे मामलात को देखे, क्योंकि उनके पास पूरी टीम मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमने कई इलाकों में ये भी देखा है कि जब वो टीमें जाती हैं, एक्शन लेती है और एक्शन लेती हैं, ओहो, तो उनको मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता है। सही, कभी कभार एहतजाज शुरू हो जाता है, दुकानें बंद कर देते हैं लोग नहीं मानते। ठीक है, जो चिकन बेच रहा है उसको अपने प्राइस पे बेच रही है, वो कहता है जी मुझे पीछे से महंगा आ रहा है। आज तक ये नहीं पता चला ये पीछे। अच्छा भाई, ये पीछे से क्या है यार, ये इसको नजरसानी करें, ये पीछे से क्या है? पीछे से हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया, पीछे से कोई कुछ भी नहीं है, दुकानदारी है, जो रिटेलर्स वही महंगाई करते हैं। हम जाके हमने होलसेल से भी किया है, हमने सब्जी की जो मेन सब्जी मार्केट है और फ्रूट मार्केट वहाँ से किया है। मैं अपना बताऊँ कि हम मेरे दोस्त हैं और कज़न भी, हम लोग जाते हैं एक साथ, 4 लोग हम लोग जाते हैं, जिसमें सेब हो गया, दीगर जो फल हो गया, वो जाके हम पेटी लेते हैं। आप यकीन करें कि अभी 350-400 रुपये किलो सेब चल रहा है, वो जो गोल्डन सेब कहते हैं। वहाँ मैं लेकर आता हूँ, मुझे पड़ता है 150 रुपये किलो। अब हम 4 लोग जाते हैं सब्जी मंडी, वहाँ से पेटी लेते हैं, वो होती है 16 किलो की। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 4-4 लोगों में। फिर अंगूर बहुत अच्छे आए हुए हैं, काला अंगूर मुझे बहुत पसंद है। फिर दूसरे अंगूर जो, आपको कौन सा पसंद है? काला वाला अंगूर जिसके अंदर गुठली होती है, तो वो 6 किलो की होती है,
वो मतलब बॉक्स होता है उसमें 6 किलो का, अगर वो लें वहाँ से तो आप यकीन नहीं करेंगे 180 रुपये किलो। अनार भी तो बड़े अच्छे हैं। अनार आया हुआ है यहाँ 400 रुपये किलो दे रहे हैं, वहाँ कितने का है? कितने? 220 रुपये का है, मगर आपको ज़्यादा लेना पड़ता है ना। हाँ तो कोई आप मेन ये मतलब ये है कि आप डिवाइड करके अगर लेंगे, आप 5 चीज़ें या 4 चीज़ें ली, अब सब्जी ली, फल लिए, ये सब, क्योंकि दोनों सर साथ और साथ बताएं हैं। और किसी रेट बताएं आपको। मैं चाह रहा हूँ खवातीन बेचारी आज उन्होंने पकाना है सब्जी वाला हाँ, अभी मल्ले में देखिए आए। जो मौसम है उसकी वजह से जैसे टमाटर की कीमतें तेज़ी से ऊपर गई हैं, ईरान का अभी टमाटर भी आया है क्यों, और हमारे खेत खत्म हो गए जो ईरान से मंगवा रहे हैं आप? जी वो सीज़न हमारा जो है मुख्तलिफ, क्योंकि हमारे तो मुख्तलिफ सीजन्स हैं, तो अभी जो वहाँ पे आ रहा है मार्केट में अभी ईरानी टमाटर आप देखें वो बिल्कुल ही अलग थोड़ी सी शक्ल है उसकी, थोड़ा लमूतरा टाइप तो वो अगर नहीं होता ना, तो अभी टमाटर लोकल नहीं होता तो उसकी प्राइस 400 रुपये पे पहुँची हुई होती। ओके, तो ईरानी टमाटर आया हुआ है वो मार्केट में और उसकी वजह से जो है प्राइस कंट्रोल में है अभी भी। लेकिन अगर हम देखें जो सब्ज़ी फरोश जो इलाके में, वो 280 रुपये भी, मतलब वही पाव वाला हिसाब, जी जी, पाव का रेट दे रहा है, ऐसे लगता है कि किलो का रेट है। जो हम चलाते हैं वो किलो का रेट नहीं होता, पाव का रेट होता है, अच्छा जो हम चलाते हैं वो पाव का होता है? क्योंकि वही देखे ना आपने देखिए कितने का रेट लिया तो टमाटर। रेट अच्छा, 100 किलो अच्छा, का अच्छा, होता है। हाँ। तो अब ये है ना कि अब ये जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है, इसके लिए क्या करना होगा कि उनको जाके मार्केट सर्वे करना होता है। वो बैठ के एक प्राइस लिस्ट दे देते हैं, दालों की हो, आपकी फलों की हो, सब्जी की हो, मुर्गी की हो। मुर्गी की प्राइस अगर देखें कमिश्नर कराची की तो आप ढूंढते रह जाएंगे। हाँ हाँ, गोश्त की प्राइस अभी मैं किसको, कमर्शियल कराची को? नहीं, प्राइस को, अच्छा वो तो लिस्ट जारी कर देते हैं, वेबसाइट पे आ जाती है। बकरे का गोश्त आप बताएं पर केजी क्या चल रहा होगा? ऐसी एक गैस, पता नहीं, बहुत महंगा सर। हाँ बहुत महंगा है, इसलिए कोई जाता नहीं उधर। तो 2200 रुपये 2300 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा, और कमीशन कराची का रेट क्या है? 1400 रुपये। आप ढूंढ के दिखा दें, जादू है ना ये। इसको कमीशन कराची? नहीं, प्राइस को 1400 रुपये का। अच्छा मैं बकरे थोड़ा का सा गोश्त। इसमें अमेंडमेंट मैं करूं, इसलिए बोला क्योंकि नज़र नहीं आते ना ये। परसों जो है कमिश्नर कराची की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बकरे का गोश्त 2400 रुपये किलो सरकारी रेट दे दिया गया है। दे दिया। और ये तमाम लिस्टें जो हैं वो अब गोश्त की दुकानों पर आवेज़ा भी कर दी गई हैं। ओके, तो वही ना, अब ये से आता है। लेकिन सूरत बताऊँ क्या है? मामला ये है कि आपको ये पता है कि आप जो खा रहे हैं वो बकरा ही है, हाँ इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मैंने थोड़ी सी तहकीक की है, इसलिए अच्छा। बताऊंगा मैं आपको। अंदरून सिंध से जानने सर लाई ब्रेक के बाद जाती बताएं, है। ब्रेक के बाद बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल बकरा लेने का तरीका और उसकी क्या जी, पहचान क्या है, बिल्कुल। बहुत खास है। वेदर अपडेट ले लें भाई, मौसम भी देख लेना, बकरा किस हालत में हाँ, है इस वक्त। मौसम की और हम किस मौसम और हालत में बकरा सर दोनों राज़ी में मौजूद मौसम है। और बकरा देखें नाजरीन आपके महल्ले में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके जनाब अली, यार ये 32 लो जी, या तो 32 हो गया बस। कल याज मुझसे कह रहा था अशरफ भाई कि ये 33 से 32 पे आ गया, 28 से 32 पे चला गया। और वेदर जो है ना ये देखें 28 से आएगा 11 बजे 2 बजे तक, और मतलब 32 हो जाएगा। इसका मतलब आज गर्मी जो है वो रहेगी, रात में सिर्फ ठंड होगी साहब। तो बकरा जो है वो उसको लेने का सही तरीका क्या, जांच पड़ताल करें गोश्त की। तो हमारे भाई जो हैं इनको बड़ा एक वसी तजर्बा है, क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ें। तो ब्रेक से आओ के आज के भाव भी, हाँ आज के भाव भी ज़रा शेयर करेंगे सर। मेरे बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ गाय का गोश्त लेने का तरीका वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे और हमारा प्रोग्राम सिटी एट 10 इस मॉर्निंग शो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खबरों में नज़र डाल रहे हैं, खबरें शेयर कर रहे हैं। मेराज भाई भी मौजूद हैं, अशरफ खान साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं साहब। और अब जो है हमारे साथ जो एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीख मोहताज नहीं है साहब। इरफान खोकर साहब LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन की हैसियत रखते हैं, आप वसी तजर्बा रखते हैं और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। LPG के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, जो आपके सवाल दिमागों में उमड़ते हैं, क्यों रेट्स बढ़ जाते हैं, ये क्यों फट जाते हैं। सॉर्ट से ख़वातीन भी परेशान हो जाती है, मियाँ जी भी ले आते हैं कि अब तो गैस चली जाएगी, तो यार क्यों ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उसके कोई अमल पैरा हुआ, कुछ इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेकर आए। बड़ी तो बस सही है, सेट हैं माशाल्लाह। सर ये LPG बड़ा एक तो घर में गैस का बड़ा फुकदान, रात 10 से सुबह 5-6 बजे का एक टूर्नामेंट हम खेलते हैं, क्योंकि रात में हमारे कराची वालों को चाय पीनी होती है, कुछ खाना भूख लग जाती है, फिर घरों में अपने सिलेंडर अब ख़रीदना पड़ते हैं, क्योंकि रेट्स का ऊपर जाना और नीचे आना। फिर जो गरीब आवाम जो है बेचारी, हम जैसे बेचारे रुल रहे हैं कि हमने सोचा था कि चाहिए चलो पाइप में तो गैस नहीं आ रही, सिलेंडर में गैस मंगवा के भर लें, लेकिन उसके प्राइस भी सर ऊपर और नीचे हो रहे हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर 254 तो नहीं 300 रुपये में जो है वो गैस दस्तियाब है फ़ी किलो के। तो सर पहले तो इस पर नज़र सानी डालें अगर आप, ये क्या हो क्या रहा है, अप एंड डाउन फिक्स क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह रहमान। सबसे पहले तो मैं 21 और सिटी
ग्रुप का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज इतने अहम मौजू के ऊपर ये बात करने का मौका दिया। बात ये है कि एक शेर है कि बात है सच है, बात है रसवाई की। ये सब की बातें बहुत हद तक ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने गैर मेरिट स्टैंडर्ड की बात की है, गैर मेरिट स्टैंडर्ड में मैं 3 दिसंबर 2006 को जब मैं मुंतखब हुआ बावलपुर से, तो हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान में की और यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने का किसी के पास लाइसेंस ही नहीं था। चेयरमैन उस वक्त चौधरी मनीर साहब थे, हमने कोशिश की, जो सरबंद असलम साहब यहाँ पे आज मीटिंग में थे कराची में चेयरमैन साहब के साथ, वो शायद हमने उस वक्त कंपेन शुरू की। आज से 19 साल कबल हमने ये सिलसिला शुरू किया, लेकिन आज तक ज़ाब्ता अखलाक कानून साजी नहीं हो सकी। ठीक है, सैकड़ों कारखाने गुजरांवाले में मौत के खिलौने बना रहे, कोई पकड़ने वाला नहीं। मैंने एक बॉर्डर बनाने का गैर मेरी कारखाना पकड़ा तो वो 3000 रुपये जुर्माने से उसकी जमानत हुई। मैंने 11 बॉर्डर गैर मेरी पकड़े, सिलेंडर तो पकड़े सैकड़ों, मैंने बंद भी कराए बेशुमार, सजा जजा नहीं, कानून नहीं। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, राना मकबूल साहब DIG मारे थे, वो सेनेटर बन गए और उन्होंने बड़ी कोशिश की। मसूर खान साहब जो चेयरमैन ओगरा है, सबसे पहले मैं मसूर खान साहब को और उनकी सरबंद असलम और उनकी पूरी लॉ डिपार्टमेंट की टीम को मैं यकीन करो सूट पेश करता हूँ कि अगर ये कानून हम बनवाने में कामयाब हो जाते हैं और ये इस इंडस्ट्री के नहीं पूरे पाकिस्तान के मासूम जाने बचाएंगे। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, ये एक मैं समझता हूँ कि नमाज है। इसको समझ के मैं जिस तरह 18-19 साल से लगा हूँ, बहुत सी कंपेन मेरे खिलाफ होती, लेकिन मैं समझता हूँ जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब अगर ये कानून इंशाल्लाह अगर बन गया, बनने की पोजीशन में बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है, तो आप बिल्कुल मुझे बड़ी उम्मीद है, चूँकि इस वक्त बहुत बड़े साने जैसे हैदराबाद का हुआ है या और बड़े साने हुए हैं। यहाँ देखें पन्नू आकल में मैं AC साहब को शूट करता हूँ, उन्होंने गैर मेरी गैस मीन उसमें CO2 मिक्स की जा रही थी, मसूम जाने, यानी सिंध में 11 ऐसे जगह हैं जहाँ पे गैस में CO2 मिक्स की जाती है या और केमिकल मिक्स की, जो प्रेशर बहुत बढ़ता है, गैर मेरिट स्टैंडर्ड का फौरी ब्लास्ट हो जाता है। तो उसमें चेयरमैन ओगरा ने बहुत काम किया, AC पन्नू आकल ने बहुत काम किया, DC सखर ने बहुत काम किया और चेयरमैन ओगरा की पूरी टीम मेरे साथ काम करती रही। हमने उस गैर मेरी गैस को पे और बाकी चीज़ों में बेतहाशा काम किया। लेकिन जब मैं सखर DC के पास पहुंचा, इतवार का दिन था मुझे याद है, तो उन्होंने कहा यार इसमें सजा जजा नहीं है, पीनल कोड जो 285-86 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो AC पन्नू आकल में यकीन करें इतनी परेशान कि वो लोग अपना जो गैर मेरी गैस भरने वाले आलात थे, जो सिस्टम था, उसकी वो सुपुर्दारी के लिए आ गए। अब कोई कानून फिर DC सखर और AC पन्नू आकल ने सब ने चेयरमैन ओगरा ने हमने गुफ्तगू की और हमने फिर इसी जो राना मकबूल साहब सेनेटर जो इस पे पर काम कर रहे थे, हमने उसी को दोबारा से, यानी अब कितने साल गुजर गए इस पे काम करते हुए, लेकिन कानून साजी नहीं हो सकी। मुझे अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि चेयरमैन ओगरा की इतनी और उनकी टीम की अनथक मेहनत से यह कानून हम पास करने में कामयाब हो रहे हैं। आपका ये गैर मेरी स्टैंडर्ड के तल्लक से हुआ, उसके बाद गैर मेरी गैस का भी मैंने जवाब दिया। अब तीसरी बात आपने की प्राइस की, बिल्कुल सरकारी कीमत पे LPG दस्तियाब नहीं है। देखें, मैंने 2016 में एक ओगरा से नोटिफिकेशन कराया, 2-4-6 किलो का सिलेंडर पानी की बोतल की तरह हम चेंज करते जाएं, तो आप ये बाकी इलीगल एक्टिविटी से भी छुटकारा हो जाएगा और लोगों को सस्ती प्रोडक्ट भी घर तक मिलेगी और जो ओगरा का रेट फिक्स होगा। अभी किसी मसूफ ने लाहौर में एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिससे किलो का रेट आया, वो किलो का रेट आया है और उस पे ऊपर गैस मुल्क में किसी जगह दस्तियाब नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कानून मरतब हो जिसे ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी इम्पोर्ट से लेके लोकल प्रोडक्शन तक तमाम सप्लाई को मॉनिटर किया। देखें, जो LPG आप खरीदने जाते हैं किसी शॉप से, वो अपने घर में गैस तो पैदा नहीं करता। अगर वो जो प्लांट ओगरा के नोटिफिकेशन से जो उनके ऑर्डर से लगे हुए हैं, जो जिन्होंने ओगरा लाइसेंस दिया और तमाम तर इख्तियारात AC और DC के पास है आर्टिकल 29 के तहत, अगर सप्लाई चेन को वहाँ से मॉनिटर किया जाए तो ये LPG गरीब दुकानदार की जरूरत नहीं है कि आपको इतनी महंगी गैस दे। मैं यहाँ बताऊँ कि जैसे इरफान साहब यहाँ पे बैठे हुए, हमने बहुत दफ़ा जो खबरें भी की हैं, मेराज साहब भी बैठे हुए, जब हम जाके कवरेज करते हैं ना, आप मतलब दिल दहल जाता है जब वो सिलेंडर ब्लास्ट होता है। तो चेयरमैन ओगरा कल फेडरेशन ऑफ आए हुए थे और हम पहुँचे थे वहाँ पे। हम इवेंट से पहले एक और इवेंट था, वहाँ पे पहुँच गए। तो जब वो मिले तो हमने ज़बरदस्ती हमने वो कवर किया, तो मैं बड़ी खबर दे दी उन्होंने और ये कहा कि कानून साजी के लिए प्रपोजल हमने भेज दिया गवर्नमेंट को। जैसे ये बताया इन्होंने, पहले था कि अगर गैर कानूनी यानी ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करें, गैर मेयारी सिलेंडर या गैर मेयारी गैस भेजने से 3000 रुपये का जुर्माना। कितना? बस 3000 रुपये। 3000 रुपये की जान है।
जी, और जो सज़ा थी 6 महीने की थी वो भी काबिल ज़मानत थी। अच्छा। अब जो तरमीम की गई है, जो भेजी गई है, वो ये कहा गया है कैटेगोरिकली, चेयरमैन ओगरा हमारे पास शॉर्ट भी वो चलाएंगे जी, हमें, बिल्कुल, हम ठीक, चला उसमें ये उन्होंने कहा है कि इसको अमेंडमेंट किया है कि कम से कम 3,000 से बढ़ा के 10 लाख रुपए जुर्माना और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। अच्छा। यानी कि जो गैर कानूनी काम करेगा वो तो गया ना, ठीक है। उसके साथ जो सज़ा है 10 साल ना काबिल ज़मानत, यानी कि वो बच ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इन कीमती इंसानी जान, अगर आप रिपोर्ट निकालें पूरे पाकिस्तान की, कराची में हम लें तो आप देखें कि मिराज साहब पूरा डाटा दे सकते हैं कि साल में आपको सैकड़ों जो हैं यहाँ हादसात होते हैं। वो ये होता है कि सिलेंडर होता है कम वजन का वेल्डिंग वाला और उसके अंदर गैस भरते हैं, और जैसे बताया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो LPG साथ मिलाते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब उसका पर स्क्वायर इंच PSI जो होता है, यानी कि 1 इंच पे जो उसका प्रेशर है वो इतना बढ़ता है कि सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है। और सबसे अहम बात, LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है हैवियर दैन एयर है, तो वो नीचे जब फैलती है तो ज़मीन में फैलती है। हम लोग क्या करते हैं, जलाने के बाद माचिस फेंकते हैं। तो हमारी जो ख़वातीन है या घरों में इन सब का होता है, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें ये पता नहीं है कि क्योंकि हम कुदरती गैस जलाते हैं, चूल्हा जल रहा है भाई, माचिस जलाई, क्योंकि वो लाइटर दैन एयर है, वो हवा में महलूल हो जाती है, तो आपको नहीं पता चलता। लेकिन LPG इतनी ख़तरनाक है कि आपको नज़र भी नहीं आती है और ज़मीन पर फैलती है। अब जैसे ही कोई जला के कोई चीज़ फेंकते हैं, आपने जलाया चूल्हा, आपने फेंका, नीचे गैस लीक हो रही है, धस। तो ये जो है कानून, यानी सबसे पहले अगर ये कानून बन जाएगा तो जो लोग भी गैर कानूनी काम करेंगे तो आप वो बच नहीं सकेंगे। मिराज साहब भी इस पे बताएंगे कि कितने हादसात हो रहे हैं, और ये भी बैठे हुए हैं, और इनके साथ भी मैं पूछूंगा कि इनकी टीम है ना, पूरे मुल्क में लाखों लोग ये बेच रहे हैं, तो ये क्यों चुप बैठे रहे हैं, मतलब कि अगर ये कर रहा है तो उसकी दुकान क्यों नहीं सील कराई? सर वैसे पहले ओगरा चेयरमैन साहब का जो है वो हम इंटरव्यू चलाते हैं ताकि आप भी देख सकें जनाब जी। जो कि सेक्शन 285 286 है तो पाकिस्तान पीनल कोड, वो कहता है कि जी जुर्माना जो है वो सिर्फ 3,000 रुपये हो सकता है किसी भी किस्म की LPG रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी से, और जो कैद है वो 6 महीने की हो सकती है, जो कि बेलेबल है। अब जो अमेंडमेंट्स जो हैं जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है, मेरे ख्याल में CCLC में भी जाने वाली हैं शेल, वो पेनल्टी जो है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर उसको कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ किया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायलेशन। और कैद जो कि अभी सिर्फ 6 महीने है उसको बढ़ा के 10 साल किया जा रहा है, और जो अभी बेलेबल है उसकी तजवीज़ ये है कि वो नॉन बेलेबल हो जाए। तो ये जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, जो कि क़वानीन में तब्दीली जो है वो बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो भी कॉन्शियस हो जाएंगे और वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। चलें जनाब, अब ये तो सारी चीज़ें होने वाली इंशाल्लाह बहुत जल्द, फिर जो है वो नज़रसानी होगी, फिर कौन बच पाएगा ये तो बहुत बताएगा। तो केयर अभी से शुरू कर लीजिए, वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद इन सारे सवालात का मज़ीद जवाबात जो आपके मन में घूम रहे हैं वो लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू TI10, आपका मेज़बान हज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। हम बात कर रहे हैं LPG और जनाब अली गैस का फकदान, उसके बाद फिर लोग रुख करते हैं LPG, गाड़ियों में लगवा रहे हैं, रिक्शों में लगवा लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी जान थोड़ी सी ख़तरे में होती है, लोग डर भी रहे होते हैं कि यार सब चीज़ें ओके हैं, को थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी। अगर आप रिक्शे में गाड़ी बैठे होते हैं, टैक्सी किसी ऐसी में जिसमें LPG लगी होती है, तब भी आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं। है परेशानी की बात, क्योंकि ज़ाहिर गैर मेयारी सिलेंडर अगर होंगे तो जाहिर सी बात है तो वो खुदा न खास्ता किसी हादसे का बाइस बन सकते हैं। अब ओगरा चेयरमैन साहब ने जो है तजवीज़ पेश कर दी है और हमारे साथ जो हैं बैठे हैं सर ओगरा चेयरमैन के ताल्लुक़ रखने वाले। सर ये ज़रा मुझे बताएं, ज़रा ये ब्रेक से पहले जो हमारी बात चल रही थी अभी, देखिए आए दिन हम लोग इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में सिलेंडर फटने के वाक़यात जो है वो आए रोज़ पेश आ रहे होते हैं, और हमने उसमें ये भी देखा है कि अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि लियारी के इलाके में एक फ़्लैट था, कोई 4वीं या 5वीं मंजिल का छोटा सा फ्लैट था, और यकीन करें वहाँ पर गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है और वहाँ की दीवारें वारें सब उड़ गई, और वहाँ जो बंदा अपने घर में सो रहा था वो 4थी मंजिल से नीचे आके गिरा, और ज़ाहिर सी बात है डेथ हो गई उसकी। घर में जो फैमिली थी वो अलग ज़ख्मी हुई, बच्चे भी ज़ख्मी हुए। तो इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ गाड़ियों में, ख़ास तौर पर टैक्सियों में और रिक्शों में लोग जो है LPG सिलेंडर जो है नस्ब करवा लेते हैं। ये कोई भी नहीं देखता कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि अमूमन मैंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मार्केट या कमर्शियल मार्केट में आप किसी भी जाते हैं ना,
तो कोई बंदा सिलेंडर ऐसे कंधे पे रख के, छोटा सिलेंडर रख के लेके जा रहा है, कोई इज्तिमा में भी देखा है, इज्तिमा में लेके जा रहा है। रैवेंट इज्तिमा। अब उनको यही नहीं पता ना कि कितनी चादर का, कितनी गेज की चादर का बना हुआ है, इसमें उसकी नोजल किस क्वालिटी की है नहीं ठीक है ना। वो तो उनको तो बस इतना पता है कि मैंने इसमें गैस डलवा ली और मैं अपना खाना बना लूंगा या अपनी चाय बना लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको देखने का फर्ज किसका था? वो था गवर्नमेंट का। सही, ठीक है ना। इसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। जैसे कि अभी इरफान साहब ने बताया कि भाई तकरीबन कराची में जितने कारखाने हैं या मुल्क में जितने कारखाने हैं, उनमें से अक्सर के पास लाइसेंस ही नहीं है और उनको यही नहीं पता कि किस स्टैंडर्ड पर और किस गेज की चादर पर इसको बनाया जाना चाहिए। तो कराची में हमने तो देखा कि बहुत बुरी तरह से मामला आता है। कुछ गाड़ियों के अंदर भी धमाके हुए, ठीक है, इंसानी जानें ज़ाया भी हुई। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस एकदम एक्टिव होती है, ट्रैफिक पुलिस ऑपरेशन शुरू करती है और ख़ास तौर पे स्कूल वैन्स जी, जो सब आपके बच्चों को लेके स्कूल जाती है और आती है ना, तो भाई चलते फिरते बम है ये, ठीक है ना। अब उसमें जब कोई वाक़या हो जाता है तो उस वक्त जो है सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और एक ऑपरेशन शुरू होता है, जी गैर मैली सिलेंडर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है वो निकाल लेते हैं, रख लेते हैं, चालान करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप कोई नहीं रखता। ठीक है, महीने बाद जब वो मुहिम ठंडी पड़ती है तो उसके बाद से फिर वही सब कुछ यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो कराची में इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि पुलिस की जानिब से बहुत सारी दुकानें बंद कराई गई हैं, ठीक है, जो कि कमर्शियल एरियाज़ में रिहायशी बिल्डिंगों के नीचे बनी हुई थी दुकानें। उन दुकानों का भी एक मामला अलग है, ठीक कि अगर एक आम दुकान का किराया 50,000 रुपये है, शाह फैसल कॉलोनी में तो पूरी बिल्डिंग जल गई। जी हाँ, बिल्कुल। मस्कन चौरंगी पे पूरा कॉर्नर आपने देखा होगा, वो जब डैमेज हुआ था, वो देखा होगा मस्कन चौरंगी जो आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना यार वो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जनाब ये वक्त की बड़ी कमी है। मैं इस पे जो 3-4 भाई ने बातें की, मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, मैं जब हैदराबाद का वाक़या में डीसी हैदराबाद के साथ लिंक, अब तक मैं मुल्क से बाहर था, जब मैं उनके पास गया तो वो कहते जी दुकानों को बिल्कुल शहर से बाहर निकाल दें। सर ये वो वक्त था जब कुदरती गैस घरों में आती थी, फिर शहर से बाहर निकाला, अब घरों में गैस नहीं है। देखिए, अब सेफ्टी पे काम करने 19 नवंबर को एक कमीशन हाउस कराची में एक मीटिंग हुई, मेरे वाइस चेयरमैन तैमूर मलक थे, मैं नहीं पहुंच सका। उन्होंने वाज़ह बताया कि जनाब आपने इतनी दुकानें बंद की, ये सारे डीसीज बैठे हुए हैं, अब जो बत्ता था वो चंद रुपए था, जो अब बत्ता 5,000 पर डे पे चला गया है। उसी कमीशन ऑफिस में जो कल मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पुलिस आर्टिकल 29 के तहत 4 डीसी और एसी के पास है, ये जाएं। अब हर एजेंसी जाती है और दुकान से बता लेती है। एलपीजी माहौल दोस्त और फ्रेंडली फ्यूल पूरी दुनिया में ऑटो में इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं चलते फिरते बम नहीं, हम सेफ्टी पे काम करें, इससे सस्ता फ्यूल कोई नहीं है, 200% सस्ता है। मैं कहता हूँ हाँ सेफ्टी पे काम करें, हम तैयार हैं। हम देखिए दुकानदारों से बत्तागिरी बंद कीजिए, बाइज्जत तरीके से देखें, सेफ्टी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। वक्त की बड़ी कमी है। इरफान खोखर साहब एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के आप चेयरमैन, जज़ाकल्लाह इरफान भाई आपका, और जनाब मिराज भाई, अशरफ भाई, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर। वक्त की कमी है, कोशिश करें जी और बेहतर बनाना है सिस्टम को, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी चीज़ें बेहतर हो जाएं ताकि इंसानी जानें जो हैं वो महफूज रह सकें। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार का कि अल्लाह ताला ने आज का दिन हमें एक और दिया, और इस दिन को हमने खैर आफियत के साथ गुजारना है। जो हमारे मिशंस गोल्स जो हम चाहते हैं करना कराना, तो वो मुकम्मल हैं। औरों की ज़िंदगी में कलर्स भरें, औरों को साथ दीजिए, हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ इबाद को मजबूती से चलाते रहिए और उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखें, तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी खूबसूरत है। उसको खूबसूरत बनाना है, औरों के काम आना है, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए, हम सब के लिए अच्छा हो साहब। तो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, और हर जगह तब्दीली जब आती है तो खुशियाँ लाती है, और कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें पेंट्स ज़िंदगी में कलर्स की, जैसे मैंने अर्ज़ किया शुरू में आपसे कि ज़िंदगी में कलर्स हमने करने हैं, भरने हैं। अब डिपेंड ऑन यू कि कौन सा कलर आपको पसंद होता है। हम घर से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, या हम बात करें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर, या वो सारे इदारे जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है खूबसूरत बनाना, अपनी दीवारों को शाकार एक नए अंदाज में एक नया कलर कर देना, उसमें एक नया रंग भर देना, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नए कलर, एक हैप्पीनेस सी क्रिएट हो जाती है। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं कि थोड़ा मुनफरिद कलर मिलता है, तो आप थोड़ा सा लाइवली सा फील करते हैं और कहते हैं यार बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है, इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ऐसा क्या हुआ है। तो जनाब हमारे पास आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन पेंट की, और नेल्सन पेंट को 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा वसी तजुर्बा है।
होना से, बल्कि इसमें हम बात करेंगे सराजुद्दीन, इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर नेल्सन पेंट। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। बहुत बड़ा करम, बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला खुश रखे आप। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 30 साल का अरसा नेल्सन पेंट के बारे में सर थोड़ा सा बताएं हमारे उन नौजवानों को जो सिर्फ ख़रीदते थे लेकिन बैकग्राउंड नहीं पता। तो मैं चाह रहा हूँ आज जो है आपके ज़रिए हमारे नौजवानों को भी पता चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेल्सन पेंट्स को 30 साल का अरसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस अरसे में अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नवाजा और इतनी अच्छी चीज़ें नवाजी, इतनी तरक्कियाँ नवाजी कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करना हर उसका फ़र्ज़ है, कि एक सांस का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। एक सांस आ रहा है, एक सांस, तो हम वो भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो बेहद शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा नवाजा, हमने अल्लाह का शुक्र। और नवाजने का मकसद कुछ अरसे पहले हमें कुछ एहसास हुआ, तो ये बातों फिर आपको बताऊंगा मैं, कि अभी याद आ गई मुझे जो क्यों एहसास हुआ। तो बहरहाल हमें तकरीबन 30 साल हो गए हमारे नेल्सन को, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत छोटे पैमाने से शुरू करा। जिसको कहते हैं 100 गज़ की फैक्ट्री से हमने स्टार्ट लिया था। पहले को कि हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटर थे हम, और रॉ मटेरियल पेंट्स के और हार्डवेयर के और मुख्तलिफ इंपोर्ट भी करते थे, और हम पूरे कराची में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नेटवर्क हमारा अच्छा था। उसके बाद कुछ हमने एक कोई ब्रांड बनवाया, उसमें बहुत अच्छा चला ब्रांड। अच्छा। मगर जिनके ऑनर थे उनको ज़रा सी कुछ लालच हो गई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी या मैं करूँगा, हमने कहा आप कर लीजिए। अच्छा, okay। तो उनकी वजह से हमें फैक्ट्री लगानी पड़ी। अच्छा। जबकि फैक्ट्री लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम 2 ही भाई हैं, मैंने कहा कोई इरादा नहीं हम। तो जब ऐसा मामला हुआ तो फिर मैं उस वक्त ये समझा था कि यार ये तो मेरी तो 15 साल की मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर अल्लाह जो कहते हैं, जो हमें इस दीवार के तक नज़र आ रहा है उसके पीछे तो नज़र नहीं आ रहा ना। हाँ। तो कुछ अरसे बाद मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि यार आपका शुक्रिया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारी इंडस्ट्री नहीं लगती। जो आज अल्लाह ने हमें मकाम दिया है, आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज हमें टॉप 3 में ला के खड़ा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा क्या था, हुआ क्या हुआ। मगर जब लगाई गई तो हमारी सोच ये थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट काम करेंगे। क्या बात है। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल क्वालिटी में हमने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। ना वेट में, ना क्वालिटी में, नहायत ईमानदारी से अल्हम्दुलिल्लाह करें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ये सिखाया था, बेटा जो किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा। एक ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, बस ईमानदारी होगी ना, उसमें फिर बरकतें होंगी। बेशक, नो डाउट। तो अल्लाह ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रखा। तो मैंने उनको कहा और बाकी वो खुश होते हैं, और अभी भी देखते हैं हमारे ज़ाहिर पे इंडस्ट्री है उनकी, और वो देखते हैं और बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जितने भी हमारे इंडस्ट्री के हमारे सब साथी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होते हैं। और ये अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है। और उसकी वजह मैं शायद ये समझता हूँ कि मैं किसी की बुराई में नहीं हूँ। क्या बात। कि यार किसी को गिरा दो, किसी को ये कर दो, मैं आगे निकल जाऊँ, रेस का हिस्सा नहीं बने। नहीं, वो असल में हमारे यहाँ तो ये है ना कि यार किसी की टांग पकड़ के खींचो तो आगे निकल जाओगे। हमारे यही है, माज़रत के साथ। अगर हाथ पकड़ के खींचो अल्लाह, तो फिर अल्लाह भी साथ देगा ना। तो ये रही है, तो इस स्ट्रेटजी के, हाँ इस स्ट्रेटजी पे चला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री में जैसे PCA पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन, उसका अल्लाह ने मुझे चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन किसने बनाया? मेरे सारे पेंट से जो मेरे सीनियर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने नहीं यार आप करो, वजह क्या है, बस आप बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह ने जो जितनी सलाहियत थी उससे काम करा। तो अब हमारा मकसद क्या है जो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ अरसे पहले, तकरीबन 15 साल पहले अंदाज़न, हम दोनों भाइयों ने कहा कि यार इज़ इनफ। अच्छा। बस यार बस बहुत हो गया, अब हमसे नहीं संभलता ना, बस यार बस बहुत है। तो हमारे एक मुफ्ती साहब थे, तो उनका इंतकाल हो गया, तो उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा यार मुफ्ती साहब बस बस बहुत हो गई अब। तो सुनते रहे, उन्होंने फिर एक लफ्ज़ कहा कि आप ख़ुद गर्ज़ हैं।
अच्छा। और जब ये कहा तो हम दोनों हिल गए। नहीं यार, जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा ये कैसे लफ्ज़, हाँ, खुद गर्ज, एक फैमिली का बैकग्राउंड, एक वो मुत्तकी और सारी चीज़ें, हुकूक अल्लाह खुद बाद, गर्ज। हाँ हाँ ने कहा क्या मकसद? हाँ, कहने अल्लाह ने तुम्हें किस लिए दिया? खुद खाने पकाने और करने के लिए। हम कुछ हम जवाब नहीं था। सही, ने कहा ये आपको दिया उम्मत के खर्च के लिए, उम्मत के लिए दिया है, ओके, ये उम्मत पे खर्च करें, उम्मत के लिए काम करें। हम दोनों भाइयों का जहन चेंज हो गया। जो हम कहते थे यार इज़ इनफ, हमने कहा आप खुल गए। क्या बात, पहले तो हमें करोड़ों अरबों रुपए चाहिए थे, आज हमें वो गिनती याद नहीं है, हमें इतना चाहिए। क्यों चाहिए? उम्मत के लिए चाहिए, अब क्या अपने लिए नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने वो वक्त भी, जिस तरह वगैरह वो वक्त भी आया और उस लफ्ज़ ने हमें चेंज कर दिया। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत के लिए ज़्यादा काम करते हैं। सुभान अल्लाह, CSR एक्टिविटीज़ हैं हमारी, अच्छा, और कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बेशक, बस कोशिश करते हैं कि नाम ना आए, क्या बात। और बस जो अल्लाह ने कहा है ना, वो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी कैसे होगा? हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो यहाँ की अलिब्बे नहीं आती, हमें तो इंडस्ट्री लगाई थी तो इंडस्ट्री का काम भी नहीं आता था। जी हाँ, मगर जी हाँ, अल्लाह ने हमें ऐसे लोग दिए जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने तरक्कियाँ अता फरमाई हैं। सर ये बताएं कि नेल्सन पेंट जो है दूसरे ब्रांड के मुकाबले में किस तरह आप इसको बयान करेंगे? मुख्तलिफ है औरों की निगाह में, कस्टमर की निगाह में, आपकी निगाह में? क्वालिटी पे हमने फोकस दिया, क्योंकि हमने जब हमने काम करा था तो हमने बहुत इंडस्ट्री को डूबता हुआ देखा। अच्छा, डूबता क्या देखा? सिर्फ क्वालिटी ना होने की वजह से 2 पैसे का कम माल देना, कम वज़न देना, वो डूबा। हमने कहा नहीं, काम करना है तो क्वालिटी का करना है। सही, और टेक्नोलॉजी पे हमने को कंप्रोमाइज़ नहीं करा, यानी कि वक्त की नौयत को देखते हुए जो नई टेक्नोलॉजी आई उसको हमने अडॉप्ट करा। ये हमारी कामयाबी है। सही। सर ये बताएं कि यूथ के लिए आप लोग, नौजवानों के लिए बड़ा आप ये भी आप देख रहे हैं कि साथ में उम्मत तो सारी पूरा सिस्टम है। अब ज़ाहिर है ये जो माशरा परवान चढ़ता है हमारे नौजवान से, हमारे बच्चों से, फूलों से, फूल है ना बच्चे तो हमारे फूल जैसे हो, तो फूलों की तरह लेके चलना पड़ता है। और ये वो पिलर्स हैं हमारे जो बैक पे, यानी जो आगे सिस्टम को लेके चलते हैं। अब इनकी तरफ भी काफ़ी चीज़ें ला रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नेल्सन पेंट इसमें क्या कर रहा है? यूथ के लिए बहुत काम होता है कि जाहिर बात है हमारा यही आने वाले वक्त को चलाने वाले हैं, और इन्हीं को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हीं को नहीं सिखाएंगे तो कौन करेगा? कोई ऊपर से तो कोई नहीं आएगा। तो यूथ के लिए बड़ा काम होता है जी। यूनिवर्सिटीज़ में हम IBA में, अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में और मुख्तलिफ़ इस किस्म के हम इवेंट करते हैं उनको सपोर्ट के लिए, कि उनको इम्पावर करते हैं। अच्छा, और जैसे उसमें इंडस वैली में, तो ये काम इसलिए करते हैं ताकि उनको भी एक चार्म मिले और उनको नज़र आए, और ताकि वो दौड़ें आगे इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि हमें भी करना चाहिए और भी लोगों को करना चाहिए, ताकि उनको इम्पावर करें, उनको सिखाएं, ताकि हमसे ज़्यादा दौड़ें, हमसे ज़्यादा तरक्की करें। सर हमारे यहाँ ना लोग माज़र के साथ शॉर्टकट्स के बड़े आदी हो गए। ये लैपटॉप, ये AI हमारा ये सिस्टम जो आ गया है, लोग कहते हैं कम वक्त में वाला नशे। लेकिन बात वही है जैसे आपने अर्ज़ किया कि वालिदैन की परवरिश पहला कदम, और सिंसियरिटी के साथ और सच्चाई के साथ जिस तरीके से आप लेके चले, आज आप माशाल्लाह एक नाम बनाया आपका। इवन कि मैं भी आपका ही पेंट इस्तेमाल करता हूँ, नेल्सन पेंट। और नो डाउट, मतलब ये बात नहीं है कि आज साजिद साहब मौजूद हैं, नहीं साहब, मैं वाकई इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अक्सर बेचते इनकी कवरेज, आपकी कवरेज बहुत अच्छी है, यानी पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। वेदर शीट ले लीजिए, डिस्टेम्पर ले लीजिए, ऑयल पेंट ले लीजिए, एक अलग ही लुक है। बस बात ये कि करने और कराने वाला भी साथ वहीं मौजूद हो। तो सर नौजवान जो है हमारा शॉर्टकट, तो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं, क्या आप पहले का नौजवान और अब के नौजवान में क्या फ़र्क देख रहे हैं? जैसे आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, शॉर्टकट सिर्फ रात को सो के और सुबह उठें तो शॉर्टकट होता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, रास्ता पूरा मुकम्मल है, उसको खुश उसलूबी से तय करना है और वक्त की नौयत को देखते हुए, उसकी नज़ाकत को देखते हुए तय करेंगे तो कामयाबी होंगी। शॉर्टकट सिर्फ सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा है, और ऐसा होता है यार ये देखो अभी था, अभी क्या हो गया, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनतें, ये नहीं देखते। नहीं, ये नहीं देखे कितने अरसे उसने कितनी मेहनतें करी। मैंने खुद हमने 12 से 18 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करी है। अच्छा। और
जुनून की हद तक मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। एक हमें ये नहीं होता था कि यार ये टाइम हो गया, खाना खाना है, क्या हो गया, बस जुनून, एक जुनून था, जुनून था और ने कामयाब कर दिया। मुझे इधर याद है कि जब मैं रात को घर पे आता था ना, तो आन के ज़मीन पे लेटता था, तो जब लेटता था ना चीखें निकलती थी, जिस तरह वो मज़ा आता है ना दर्द का, थकावट का एक अलग है। बस वो 5 मिनट के बाद रिलैक्स हो जाया करता था, उसके बाद खाना खाता था, फिर खाना खाता था। क्या बात है। और ये आप 2 भाई जी, सबसे पहले ही जो ख्याल था कि इस फील्ड में ये थोड़ा सा बताएं ना, बैकग्राउंड थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूँ। ये क्या हुआ था आपके या भाई के ख्याल आया था कि भाई कोई पेंट का काम करें, या क्या हुआ, क्या था, थोड़ा सा बताएं ना आप। सर एक वाक़या सुनाता हूँ। जी जी जी, उस पे पानी का जहाज़ होता है, उसमें एक बच्चा नीचे गिर जाता है, तो अब लोग कहते हैं बचाओ उसको, तो एक साहब जाते हैं और बचा के ले आते हैं। तो कहते हैं जी वो यार शाबाश भाई आपने बच्चे को बचाया बहुत है। कहने ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, जो हमारे साथी हैं उन्होंने ये दिखाया कि वो अल्लाह का ने करना था, ये नाम देना था, ये काम करना था, तो उन्होंने ये एक्शन लिया, तो हम इंडस्ट्री में आ गए। हमने कहा यार अब पेंट लगानी चाहिए। हमारे एक मोहतरम है, हमारे उस्ताद हैं, वही हमें इस फील्ड में लेके आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी अब आप इंडस्ट्री लगाएंगे। अच्छा। उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क लगा दिया, उन्होंने फिर हमें उस तरीके से फिर तो हमें उसमें दिया कि जब क्यों आपकी एक्सपर्टीज है तो आप ये काम करो। हमने कहा हमें तो बनाना भी नहीं आता, हम 2 भाई कैसे संभालेंगे, इंडस्ट्री संभालना आसान है। क्या बात है। हाँ। सर वक्त की बड़ी कमी है और बातें बड़ी मज़े की हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए। सराजुद्दीन साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। मैनेजिंग डायरेक्टर नेल्सन पेंट हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बातें की और हमने जाना कि इसकी बुनियाद कहाँ से आई, तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। तो पेंट कीजिए और कलर भरिए औरों की ज़िंदगी में। वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे प्रोग्राम सिटी। वेलकम बैक ऑन अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब अली, मतलब फिर और एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के आगाज़ में सारी खबरें वगैरह तो शेयर हो गई हैं, सारी ज़िंदगी में कलर्स भी भर दिए हैं। अब बात यह है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सुबह के आगाज़ में आप प्लान कर लेते हैं, रात में प्लान कर लेते हैं कि यार हाँ जी मुझे कल ये काम करने, ये वाले काम नहीं करने, और इस काम में और आगे इसको परसू करना है। और फिर बात आती है कि जनाब अच्छा यार फ़लाँ जगह जाना है तो हमने क्या पहनना है, किस तरह वेयर करना है, क्या मैचिंग क्या होनी चाहिए, किसी के दावत पे जाना है तो आज अम्मी के घर जाना है, खाला के घर जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप वो उस तरीके से अपने आप को तैयार करके बेहतरीन अंदाज में चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर फिर बहुत से लोग कहते हैं भाई वाह बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, बड़ी अच्छी मैचिंग पहनी है आपने। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहाँ लोग आपको नहीं जानते और वो आपकी शख्सियत को देखते हुए जो है, आपके कपड़ों को देखते हुए या आपके चेहरे को जो है वो पढ़ते हुए हिसाब किताब लगाते हैं, यार ये ऐसा है और वैसा है, फलाना है, एक अपने एक माइंड सेट से अपने हिसाब किताब से चल रहा होता है। तो बात ये है कि छोटी सी कहानी है, मतलब शेयर करेंगे। बैंक का दरवाज़ा अंदर की जानिब खुला तो सबकी निगाहें बेसाख्ता तो दरवाजे की जानिब उठी। ये एक पोश इलाके का बैंक है। अंदर दाखिल होने वाले साहब तालीम याफ्ता तो दिख रहे थे, माली ऐसे से बड़े ताकतवर लग रहे थे, चेहरे पे थोड़ा सा महंगा किस्म का मास्क और ग्लासेस वगैरह वेयर किए हुए थे, लेकिन छोटे शॉर्ट और चुस्त कमीज़ जो है उन्होंने पहनी हुई थी। ज़रा ट्रेंड भी हमारे यहाँ कुछ भी पहन लेते हैं क्योंकि हम स्टाइल रखते हैं साहब। तो मुब्तला। अच्छा अब इसमें क्या हुआ कि बहुत से लोग जो है ना इसमें ज़रा मुब्तला हो गए, यार बंदा एंटर हुआ है, ये क्या है, कौन है, क्यों आया। अब ज़रा आगे आओ भगत करने वाले, अच्छा गार्ड शार्ड भी साथ। अब एक बड़ी बेनियाजी सी शान, गोया कि वो किसी खातर में लाने को कोई किसी को तैयार ही नहीं ना अपने आप में। वो सॉल्ट से कहते हैं फन्ने खां जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा फील लाइक हम एंटर होते हैं तो बहुत से लोग जो है ना खुद ही साइड हो जाते हैं। अच्छा कोई बड़ी चीज़ आ गई है। अब बात सारी ये आती है कि वो अब आप इस दुनिया में अकेले तो नहीं रहते, और लोग भी हैं, और पूरी दुनिया आपका बेडरूम तो नहीं। हम ये अब हमारे माहौल में असर जो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए जो ज़िंदगी में जो हमारे असरात पड़ती है ना, वो हम ये देख लेते हैं कि कौन क्या है, कितना पावरफुल है, किसने क्या वेयर किया हुआ है, वो किस गाड़ी से उतर रहा है, और हिसाब किताब करके बहुत से लोग जो है वो किनारा कशी कर लेते हैं। लेकिन आज जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि आया कि शख्सियत के बात की लिबास और शख्सियत का आइनादार है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ योगी वजह साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ़ मोहताज बिल्कुल नहीं है, मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और उरूसा मोहसिन साहिबा है, माइंड ट्रेनर है, दिमाग को अपनी जगह पर लाना इनका ज़रा ग्रिप रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर ये लिबास शख्सियत का आइनेदार, सर इस पर ज़रा रोशनी डालें, आपसे तो कमाल आदमी है सर। पहले तो तुम यार ये मत कहो कि ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हर आदमी को तारीफ़ की ज़रूरत होती है, कर लिया करो। अच्छा नहीं, माशाल्लाह, अच्छा आदमी है जी सर। शख्सियत देखो, शख्सियत की आइनादार होती है, लिबास कैसे होता है। जो सबसे पहला सवाल है कि हम शख्सियत को कहते क्या हैं, किसको हम शख्सियत मानते हैं। शख्सियत वो छवि है, वो शनाख्त है, वो परसेप्शन है जो तुमने मुझे दिया है तुम्हारे बारे में। ठीक।
तुम्हारी गुफ्तगू से, जी तुम्हारी तरबियत से, जी, तुम्हारे लिबास से, ठीक है, तुम्हारे चलने फिरने, बॉडी लैंग्वेज, सबसे। सही, तो लिबास उसका हिस्सा है, सिर्फ लिबास ही शख्सियत का अनादार नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ होती है। और ये मैं जब इसको पढ़ रहा था और जब जानता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि शख्सियत शनाख्त से निकलती है, और शनाख्त का जो रूट है वो शाख है। एक दरख्त को पहचाना किससे जाता है? उसके तने से तो नहीं, उसके पत्तों से। अगर आप पत्ते काट दें किसी दरख्त के तो दरख्त एक ही जैसे नज़र आते हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। सही। तो जो शनाख्त होती है उससे फिर शाख, और उससे फिर शनाख्त, और उससे शनाख्त शख्सियत बनती है। ठीक। शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिबास उसका हिस्सा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये शख्सियत का आइनादार होता है। मैं इस वक्त जिस हुलिये में हूँ ये कैजुअल है, ठीक है, आम सा है, तुमने मैंने जी। अब लेकिन इससे बहुत चीज़ें शायद देखो ना, अगर मैं अंगूठी पहन लूँ, और यूरोप में जहाँ पे होता है बड़े, जो हम देखते हैं यूरोपियन इलाके में, वो अपनी शादीशुदा होने की अलामत अंगूठी पहनते हैं। तो वहाँ जिसके हाथ में अंगूठी होगी मैरिज की, ठीक है ना, एंगेज ना पहने वो। हाँ, अब मैं मिसाल देता हूँ, हाँ, एक आदमी शादीशुदा होगा तो उसने कॉलर वाला पहन लिया। ठीक। ये जो बगैर कॉलर के लोग होते हैं इसको बैचलर कहते हैं। अब तुम तो बार बार बता रहे हो यहाँ बैठ के कि मैं बैचलर हूँ। तो अब ये शख्सियत का है ना, हालांकि ऐसा नहीं हो। जी 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 जी। तो आपने कॉलर पहना या न पहना, जो लिबास को शनाख्त करने वाले हैं वो आपकी शख्सियत को देखेंगे आपके लिबास से, अच्छा, रंग से, सही, कटिंग से, ओके, इसके जेस्चर, ये हर चीज़ में आता है। तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ जी, लिबास बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुफ्तगू से पहले सर, कोई चीज़ अगर मैं नोटिस करूँगा आपकी, तो आपका लिबास होगा, सही, फिर आपकी गुफ्तगू होगी, ओके, फिर उसके बाद आपका इल्म आएगा, अच्छा, फिर आपकी तरबियत आएगी, क्या बात, और उसके बाद सब कुछ आएगा। लेकिन जो सबसे पहले आपके बारे में गुमान बताएगा, मुझे बताएगा कि मैं इस आदमी को कैसे लूँगा, वो ये है जो गेट से दाखिल होने वाला बैंक का आदमी। जी जी जी, वो बोला नहीं था, लेकिन लोगों ने परसेप्शन बना लिया। इसलिए लिबास तो पहने, लेकिन लिबास वो पहने जो आपकी शख्सियत, आपकी तरबियत और आपके माशरती अक़दारों का यानी निशानदेही करता हो, वरना फिर मजाक भी लिबास बना दे। अल्लाह अकबर। उर्सुला बहन, आप माशाल्लाह ट्रेनर की हैसियत है, माइंड ट्रेनर, तो ज़रा थोड़ा सा बताएं क्या, किस तरह ट्रेन करते हैं, क्या होता क्या है माइंड ट्रेनर हो एक्चुअल में? पहले तो मैं ये बात आगे बढ़ाना चाहूँगी कि देखें, बड़ा मशहूर मौलाना रूमी का एक कॉल है, और ये कहते ये हैं कि इंसानियत जो है, मैंने उन लोगों में इंसानियत देखी है जिनके लिबास नहीं थे, जिनके ऊपर लिबास नहीं थे, और उनके ऊपर और ऐसे लोग देखे हैं जिनके लिबास थे और उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। तो बाज़-औक़ात ये होता है कि हम ये, वैसे तो ये बात सही है कि आप पहली चीज़ लिबास देखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखा जाए और आगे बात की जाए तो तब उभर के बाहर आती है। तो गुफ्तगू करने से, उनके साथ वक्त बिताने से, उनके साथ ट्रैवल करने से तब आपको पर्सनालिटी का पता चलता है। बाज़-औक़ात आपने लोग देखे होंगे जो बहुत मॉडेस्टली तैयार होते हैं, बहुत अच्छे तैयार होते हैं, राइट। बाज़-औक़ात बहुत महंगे कपड़े भी पहने हुए होते हैं, ब्रांड्स के पहने हुए होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ बात करते हैं या उनकी असलियत आपको पता चलती है तो शायद वो चोरी भी करते हो, शायद वो गीबत भी करते हो, शायद किसी का दिल भी दुखाते हो, शायद अच्छे से ट्रीट भी ना करते हो दूसरों को। तो ये सिर्फ कह देना कि आपका लिबास आपकी शख्सियत को आइडेंटिफाई करता है, आई डोंट एग्री टू ऑल ऑफ दैट पार्ट, आई थिंक स्लाइटली येस बट नॉट ऑल ऑफ दैट। तो ये एक चीज़ है। कलर्स भी तो एक खास, कलर्स भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल जैसे वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, येलो कलर हो गया, ये एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करता है कि जैसे आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा इनोवेशंस और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और इस टाइप के फील्ड में हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा नीले रंग की बात करें तो वो ऑफ कोर्स वो एक बहुत काम, कंपोज्ड, एक ट्रस्ट वाला कलर होता है। अच्छा जी। और ये जो फॉन कलर भी होता है, अक्सर बेशतर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार ये फॉन कलर जो होता है, ये बेज कलर से कहते हैं, ये पहना करो यार, बड़ा हाँ, ये भी है, ये भी एक मतलब एक अलग अलग पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं बाज़-औक़ात ये रंग, लेकिन अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा,
बाज़-औक़ात लोगों को तो पता भी नहीं होता वो ये रंग पहन क्यों रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं होता। मैं अच्छा लग रहा हूँ बस, मुझे सूट कर रहा है। मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे पे सूट कर रहा है। तो ज़्यादातर तो लोग जैसे ब्लैक एक कॉमन कलर है, जैसे ब्लैक में ज़ाहिर है व्हेनेवर यू वेयर तो आप स्लिम लगते हैं, आप ज़रा अच्छे लगते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी कॉमन कलर। हमारे में देखा है कि सऊदी अरेबिया में या दीगर ममालिक में जाते हैं साहब योगी भाई, हमारे यहाँ वो देखते हैं 3 कलर से बाहर नहीं निकलते। बेसिक ये ब्लैक है, वाइट है एंड ग्रे है। अरबी भी वही सबसे ज़्यादा उसी कलरों में रहता है। तो क्या वो क्या रूखे होते हैं? हमारे कहते हैं यार कलरफुल होना चाहिए। देखिए ये कल्चर है। बाज़-औक़ात आपको ये भी देखना पड़ता है, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें अडॉप्ट करने लग जाते हैं और फिर आपको वही चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। जनाब कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? याहिया वादी ग्रेट, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आज आपने कौन सा कलर पहना हुआ है? मैं तो कलर में मेरा कलर तो मुझे ब्लू बहुत पसंद है, लेकिन पहले तो मैं दोनों को सलाम करना चाहूँगा। तीन शख्सियत हैं और दादा की तारीफ तो हम यकीन करें 17 साल से जब से मैं टीवी पे कॉल करता हूँ और ये भी तब से आ रहे हैं, तब से करता हूँ। माशाल्लाह सिर्फ योगी ही नहीं और बहुत बड़े एक माइंड, इनको भी मैं कहूँगा कि लोगों को समझते हैं और शख्सियत के बहुत जो हम पहलुओं को ये उजागर करते हैं। तो इनकी बात मैं लेके चलूंगा। देख साहब, बात ये है कि इंसान की शख्सियत का आइनादार लिबास होता है, लेकिन एक हिस्सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है। लेकिन जब जैसे उर्दू से बात की ना, बात ये थी कि जब आप गुफ्तगू करते हैं आपकी शख्सियत उस वक्त पता चलती है, आप डील करते हैं आपकी शख्सियत तब पता चलती है। आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी लोगों से बंदा, जैसे आपका अंदाज माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट के लोग कुर्बान होते हैं, तो इसी तरह ये आपकी शख्सियत का आइनादार है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो सवाल है ना, एक सवाल दोनों से, उर्दू से भी करना चाहूंगा और योगी भाई से, हमारे दादा से मेरा सवाल ही था। बात ये है कि हम जैसे हम लोग, हमारी एक शख्सियत है, ठीक है, हम आपके जब आप तो बारे बॉडी पोस्चर को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमें जो है उठने बैठने का तरीका आप जब आप एक ट्रेनिंग करते होते हैं तो हमें अदब अदाब का भी आपके योगा में मैंने समझता होता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए ना। और उरूज से मेरा सवाल है, उरूज बात यह है कि आप किसी बैलेंस शख्सियत की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है, ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया योगी भाई। देखो बेटा, बात यह है, मैं तो इस बच्ची से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैंने कहा भी है कि लिबास सिर्फ शख्सियत का आइनादार नहीं होता, उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, इसीलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो मैं मुत्तफिक हूँ, सहमत हूँ इससे। देखो, तहजीब और तमद्दुन वही वाली बात है। आपने बहुत अच्छा लिबास पहन लिया सर, ठीक है, और लिबास पहनने के बाद चलती हुई गाड़ी से थूकते हुए भी जा रहे हैं, आपने बोतल भी फेंक दी, चलें कुछ ना किया, शीशे चढ़े में पता नहीं चल रहा कि अंदर कौन है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब बारिश में छींटे उड़ाते हुए आप जाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि जाने वाला कौन है। लिबास क्या पहना था हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, उसकी हरकत और सकनात। इसी तरह तहजीब और तमद्दुन जो है वो लिबास के साथ भी जुड़ता है। बहुत से हमारे लखनऊ का एक तहजीब है, उसका लिबास अपनी जगह है। हमारा सिंध का एक तहजीब है, हमारी अपनी एक हमारा सकाफ़ती एक नुक्ता नज़र है, लोग हम पहनते हैं। हमारी अजरक जो है, जब हम अपनी टोपी पहन लेते हैं तो दुनिया में कहीं जाएं दूर से नज़र आते हैं कि हम सिंधी हैं, आ रहे हैं, ठीक है, हम पख्तून हैं, हम पख्तून को पहचान लेंगे। तो लिबास शनाख्त तो देता है, लेकिन किरदार में सिर्फ लिबास को शनाख्त नहीं मान दिया जाएगा, उसमें और चीज़ें आएंगी। ये जो तहजीब तमद्दुन की बात की है याहिया ने, आप यकीन कीजिए कुछ लिबास ऐसे हैं जो महदूद कर देते हैं उस तहजीब के हिसाब से। जैसे एक मिसाल है, अगर आप जीन्स में हैं तो उमन आपको ये समझा जाएगा आप बहुत ही जॉली से हैं, ज़रा थोड़ा अब जैसे मैं इस वक्त बिल्कुल कैजुअल सा बैठा हूँ, टी शर्ट पहन के आ गया, तो और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अगर ऐसे लिबास में चले जाते हैं जो कैजुअल है और वो फॉर्मल जगह है, तो आपको देखते लोग बता देंगे इसको शऊर नहीं है लिबास का, आप कितने अखलाकी तौर पे बैठ हैं। सही। लेकिन आपने इसने बड़ी प्यारी बात की और मौलाना रूम की बात की, उसके तो बाद हम कुछ कह नहीं सकते कि फ़कीरों के कौन से कम्बिनेशन होते हैं। वो तो एक चादर ओढ़ लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि बेलिबास हैं कि बालिबास। लेकिन उसके बाद जब गुफ्तगू करते हैं तो तहरीरों पे लोग PhD कर देते हैं। क्या बात है। बाबा बुल्ले शाह को कौन जानता है वो क्या पहनते थे, सही बात है, और कैसा पहनते थे। और फिर शख्सियत वो जो पैबंद लगी पहनती हो, जिसके लिबास में पैबंद लगे हों और अपने हाथ से सिए हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो फिर वहाँ लिबास तो बेमानी हो गया ना। ये मॉडर्न ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारा सवाल ये था कि क्या लिबास, मैंने कहा जी बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यही है, उसमें जो चीज़ लिबास को भी उजला लिबास कोई भी पहन लो, दागदार हो जाता है अगर गुफ्तगू अच्छी ना हो।
वाह, सही बात है। लिहाजा अगर पैबंद लगा लिबास हो और गुफ्तगू शानदार हो तो कोई गौर भी नहीं करता। अच्छा, ठीक है, लिहाजा लिबास कोई भी हो, कलर कम्बिनेशन कोई भी हो, ये तो आज के चोचले ना, आई से इन माई टर्मिनोलॉजी चोचलाइजेशन इट्स बेसिकली द चोचलाइजेशन। तो लेकिन गुफ्तगू हो और तहजीब की गुफ्तगू हो तो फिर लिबास जो है वो सरफ नज़र। क्या बात है। आपके लिए कॉल है माल्टा से। मैंने एक सवाल किया था कि कौन सा मुल्क है जो है फ्रूट के नाम पे, तो आज दफा से माल्टा से कॉल है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, बनारस से बात कर रहा हूँ, माल्टा से, और एक छोटा सा यूरोप का मुल्क है। अरे वाह। और बहुत खूबसूरत है, और ये आइसलैंड है ये, ठीक है जी, मुकम्मल आइसलैंड है, इसके चारों तरफ समुंदर है और बहुत खूबसूरत है ये। बिल्कुल ये समझे कि इसका जो इसका वेदर है वो भी कराची की तरह, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी कराची में बैठा हूँ, अभी कराची से आया हूँ, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर चेंज है, मैं अभी भी बिस्तरे में हूँ और मैंने रजाई ली हुई है। ऐसे कहने का मकसद ये है कि आपका जो प्रोग्राम है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आप दूसरे चैनल की तरह सुबह खवातीन को लेके या मेकअप या खाना लेके नहीं बैठते, आप लेरी आप जो कराची के और पाकिस्तान के लोग के मसाइल हैं उन पे बात करते हैं, सर कोशिश जो कि होनी चाहिए। बाकी जो मैं चैनल देखता हूँ, यकीन करें, मुझे लगता है कि वो जो है ना सिर्फ खाना पकाना, लिबास बताना, बाल बनाना, सब कुछ, लेकिन आप लोग कराची के मसाइल पे बात करते हैं जो एक आम बंदे के मसाइल है। मुझे फख्र है कि मेरा ये चैनल कराची के लोगों को मसाइल को उजागर करता है। अच्छा चलिए, जब जो मौजूद आपका चल रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात सही है कि लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार है, लेकिन वाकई जैसे जबान खोलता है तो फिर पता चलता है कि इसके अंदर है क्या। इससे एग्री करता हूँ। देखिए जैसे चावल है, आप जर्दा पकाते हैं, वो देखने में तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आप उसको चखते हैं तो पता चलता है ओ यार जर्दा तो सही पका ही नहीं है। देखने में तो कशिश है लेकिन खाने में नहीं है। इसलिए इंसान की शख्सियत, लिबास और इखलाक दोनों लाजिम व मलजूम है। जब तक लिबास अच्छा नहीं होगा तब भी आपकी शख्सियत का असर नहीं पड़ेगा, और जब तक आपके इखलाक अच्छे नहीं होंगे वब भी आपकी शख्सियत का असर नहीं पड़ेगा। दोनों जरूरी है। दूसरा, मैं आजकल एक बात करना चाहता हूँ पोजीशन की, जो पर्सनैलिटी में आज तो मैं चीज नोट कर रहा हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, खासकर ये 12 साल से लेके 25 साल तक, इनको बैठने की तमीज नहीं है। बैठते हैं टांगे खोल के बैठते हैं। अगर इनको पता नहीं को सामने को बड़ा बैठा है, हमें किस तरह बैठना चाहिए, तो क्या ये चीजें स्कूल के अंदर नहीं हो सकती हैं? उनको बताया नहीं जा सकता कि बेटा बैठने की पोजीशनिंग क्या होती है, किस तरह आपको बैठना चाहिए, क्योंकि आप बैठते भी उससे भी आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आप किस किस्म के इंसान हो। ये चीजें स्कूल से शुरू होनी चाहिए। लेकिन सॉरी टू से, आज तक मेरी उम्र तकरीबन 45 साल हो गई है, स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि सोशल एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो बस ये मेरी आपसे गुजारिश थी कि हमारे स्कूलों में भी अगर सोशल एक्टिविटीज का बताया जाए तो बच्चों को जैसे ट्रैफिक के सिग्नल का क्या करना होता है, कचरा कैसे फेंकना है, ये चीजें स्कूल से अगर शुरू हो जाए तो शायद हमारी नस्ल कुछ बेहतर हो जाए। जनाब अली, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब अली। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद कि स्कूलों में कितना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि और किस तरफ नहीं किया जा रहा, और हम कहाँ किधर जा रहे हैं, कुछ सीखेंगे सिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और इस वक्त अरूसा हमारे साथ मौजूद हैं और योगी वजह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें जनाब अली के लिबास शख्सियत का आइनादार है। बात करते कॉलर थे याये भाई, और डेफिनेशन शख्सियत जी कामयाबी कामयाबी एक बहुत रिलेटिव टर्म है, और हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए एक डिफरेंट मायने होता है, एक अलग मायने होते हैं कामयाबी का। किसी के लिए बहुत सारा पैसा अचीव करना वो कामयाबी है, किसी के लिए सुकून कामयाबी है, किसी के लिए घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना वो कामयाबी है। तो शायद एक बच्चे के लिए कामयाबी ये है कि वो एग्ज़ाम पास कर ले, शायद एक जवान के लिए ये है कि उसको नौकरी मिल जाए। तो सबके अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशंस है कामयाबी की। और मेरे हिसाब से, मेरे अगर पूछें तो कामयाबी सुकून है, और आप घर वालों के साथ वक्त बिताना सुकून है। आई थिंक यही कामयाबी है, और इससे बेहतर कोई कामयाबी नहीं है कि आप रात को सुकून से सो और सुबह अच्छे से उठो, काम पे जाओ। दिस इज़ ऑल व्हाट कामयाबी है। ठीक है सर, स्कूल माल्टा से जो कॉल थी हमारे पास, हाँ, तो स्कूल में जो है मामला ज़िंदगी बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तरबियत वो मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि स्कूलों से वास्ता अपने स्कूल के बाद, अब बच्चे के स्कूल के बाद अब पढ़ा, जब मेरा ग्रैंडसन पोता मोहम्मद जाने लगा। अच्छा, अब उसको 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन 3 महीनों में बहुत सिखा दिया मुझे। अच्छा, उसको भी सिखा दिया, मुझे भी सिखा दिया स्कूल ने।
पहली बात तो ये है कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पे भी एथिक्स की एक क्लास होती है। अच्छा, उसको बताया जाता है और इसमें वाकई फ़र्क पड़ा। उन 3 महीनों में मेरे अपने पोते में फ़र्क पड़ा। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि जब वो मुकम्मल 6 साल का हुआ तब मैंने एडमिशन कराया। इसमें होम स्कूलिंग की है इसमें। वो फ़र्क जो लोगों से मिलने से पड़ता है, वहाँ बच्चों से जाने से पड़ता है, उसमें वो शरारतें थीं जो अकेले रहते हुए उसमें हुई थी, लेकिन उसमें फ़र्क पड़ा। तो मैं अपने दोस्त और अपने भाई को कहूँगा नहीं ऐसा नहीं है, मैं ना किसी का नुमाइंदा हूँ। सब अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे स्कूल जो हैं वो ये एथिक्स सिखा रहे हैं कि कचरा नहीं फेंकना है, कैसे होना है, और ये सब कुछ अब नॉर्मल होता जा रहा है। बच्चों को भी पता है, मीडिया बहुत एडवांस होता जा रहा है, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बचपन से होना चाहिए। हमें बहुत चीज़ें बोलना कैसे, बॉडी लैंग्वेज, मैं रहा पढ़ा हूँ तो वहाँ बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप किस, बल्कि आपके शख्सियत तो बहुत दूर की बात है, आपके रिसोर्सेज का, आपके कॉन्फिडेंस का पता आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। और आपकी कमर कितनी सीधी है और आप कैसे चल रहे हैं ये पता चलता है कि आप कौन है। सही बात, ठीक है ना। लेकिन देखें कितनी खूबसूरत है। और उसने बड़ी प्यारी बात की थी बच्ची ने कि हमारे आइमा में अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, क्या खूबसूरत बात की उनसे किसी ने कि मैं तबलीग पे जा रहा हूँ तो इमाम ने फरमाया कोशिश करना कि तुम्हें बात ना करना पड़े। अच्छा, अपने किरदार को, गुफ्तगू एक हिस्सा है जी जी, लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से नहीं पता चलेगा आपका, आप अपने किरदार से, उठने बैठने से भी लोगों को समझा सकते हैं। तो अनवर्बल, यानी ये नहीं कि आपको वर्बली बताना पड़े। शख्सियत की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये बात जहन में रखना हो कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जानते कुछ ना हो और एक अच्छा लिबास ले लें, कुछ नहीं होगा। जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा दुकान में क्या है। कहते हैं ना ज़बान दुकान का ताला है, खुलेगी तो पता चलेगा अंदर क्या रखा है। ठीक है। तो जब भी कोई किसी शख्सियत को देखें, इसीलिए उमन ऐसा होता है शादीशुदा जब मामलात गुजरते हैं तो उस वक्त तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, जना हल्ला गुल्ला हो गया। उसके बाद जब रहने लगते हैं तो फिर कहते हैं जी ये इसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, वो कहते हैं जी ये जो है वो छुरी लेके घूमते हैं, ज़बान इनकी छुरी है। इस तरह की गुफ्तगू होती है। पहले क्योंकि गुफ्तगू नहीं होती है, सही, तो ये फिर बाद में पता चलता है। तो बेहतर है कि जब हम शख्सियत को डिफ़ाइन कर रहे हों तो लिबास को एक हिस्सा माने, ठीक है, और भी इसके दीगर हिस्से हैं। सही। बच्चों की तरबियत जब आप करें तो लिबास साफ़ सुथरा और महज़िब होना चाहिए। सही। उसके रंग कैसे होंगे, बड़ी प्यारी बात की, और आपने भी की, उसने भी की। बाद दफ़ा तो हमें पता भी नहीं होता, सही है, अनकॉन्शियसली पहन लेते हैं। जी हाँ, जरूरी जो रंग तुम्हें जच रहा हो मैं पहन लूँ। जी हाँ, सफ़ेद रंग आपके कॉन्फिडेंस बॉस होने को बताता है, लेकिन ब्लैक कलर सेम डिफिनेशन है, वो भी बॉसिश जी जी, वो मज़ा देता है। लिबास के कलरों पे ज़्यादा मत जाएं। पहले ये देखें कि आपकी शख्सियत, आपके जिस्म की साख्त के हिसाब से लिबास कौन सा है, और फिर वही वाली बात है कि जब आप मुंह खोलेंगे तो लिबास तो जाएगा साइड में, दिखता पहले है, लेकिन याद रखिए भूलते सबसे पहले उसको ही हम, जब आपकी ज़बान खुलती है, हमारी ज़बान खुलती है। लिहाजा गुफ्तगू जब होती है तब इंसान का असल पता चलता है। वो दिखता कैसे ये लिबास से होता है, वो है कैसे ये ज़बान से पता चलता है। क्या बात है। और उसमें वक्त की कमी है और बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है। तो ये जो हम मसरूफ़ रहते हैं, हमें एक्चुअली में जो जिस काम की तरफ राग़िब बनाना, मतलब हम कपड़ों के साथ मतलब आज मैं ये पहन के जाऊँगा, नहीं आज ये तुम पे सूट करेगा, एक हम ये टाइप वक्त जा रहा है, और ये सॉक्स पहन रहा है, फुटबॉल के मैच में उसने जाना है, यार एक मिनट यार, इस शूज़ के साथ मैच नहीं, फिर दोबारा फिर जाने लगता है, फिर मतलब होता है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या, असल में हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या है। हमने अक्सर सोशल मीडिया भी बड़ा देखा होगा, जिसने फेसबुक जो क्रिएट किया, मार्क ज़करबर्ग को देख लें, उनकी भी यही है। वो जब अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, एक ब्लू जीन्स होती है उनकी और ब्लैक शर्ट या ग्रे शर्ट होती है, ठीक है। इसी तरीके से बिल गेट्स का भी यही है, वही कपड़े रोज़ाना, बस चेंज, उस कलर वही होता है, बस उसी को चेंज करते रहते हैं, राइट। अब बात ये है कि आप ये देखें कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। ठीक, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आइडेंटिफाई ये कर रहा है कि उस शख्स के लिए प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि इतना वक्त स्पेंड करना और उसके बाद भी दिन के एंड में बाज़ों का औरतें तो ये कहती है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने को मतलब पहले घंटा बर्बाद करके फिर अब तो है ही नहीं कुछ पहनने को। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करती हैं ज़िंदगी में, और अब वक्त आ गया कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, अलाइन करें और फिर उसके हिसाब से ज़िंदगी को स्पेंड करें।
तो बात वही है, हमने बहुत वक्त ज़ाया किया है। आप ये देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हम इसी में लगे हुए हैं कि आज क्या पहनना है, कल क्या पहनना है। तो ये बड़ा एक इशू है डेफिनेटली। वक्त निकाल लें। योगी भाई, बिल्कुल। आखिर में क्या पैगाम है आपकी तरफ से? यार अगर देखा जाए तो जो मौजू है उसके बरक्स बात करूँगा। जी जी जी, खुदा के लिए सिर्फ लिबासों पे फोकस ना करें, ठीक। अपनी तहजीब और तमद्दुन और अपने अखलाक पे जाइए। अखलाक बेहतर हो तो लिबास बेमानी होता है। क्या बात है। लिहाजा अखलाकियात पे तवज्जो दीजिए। ये जो लिबास पे, बच्ची ने बड़ी प्यारी बात की, हमारी बहन ने, बेटी ने, कि अब तो ये वक्त लगा दिए, ये फालतू लोगों का काम है। शादी ब्याह में होता है ना कि रिश्ते करने जा रहे हैं, ओ जी, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या ओढ़ते हैं, इसी में लगे हुए होते हैं। एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि बाज़ों का अब आप देखें बहुत ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत ज़्यादा। मैं ब्रांड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ब्रांड अगर अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, तो कोई बात नहीं है, उसमें हर्ज नहीं है ब्रांड की। लेकिन आप अगर ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और लाखों लाखों खर्च करें ये सोच के कि इससे जो है मेरी लोगों में वाह होगी, तो ये गलत है। दिस इज़ वेयर द फॉल्ट इज़। तो आपको सादगी से भी बहुत कुछ आप अच्छा, मतलब अच्छी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत शौकपना दिखाना और उसी से ही आपकी वाह होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड आल्सो बी वेरी इंटेलेक्चुअली पॉजिटिव। एग्री सर। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, बल्कि एक को तो जानता था, जी जी, अब नहीं, बहुत दिनों से मिले, कि अगर वो लिबास आए पहन के, बाहर किसी ने कह दिया अच्छा नहीं लग रहा, फिर वापस जाता था, फिर चेंज करके आता था, और दोस्तों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। नफसाती हो गया इस चक्कर में कि वो कोई भी अच्छा लिबास पहन के आ रहा है, यार सूट नहीं कर रहा, बस ये सुना और वो वापस टर्न होके, कोई गुफ्तगू नहीं, टर्न होके दूसरा लिबास पहन के आ रहे हैं, फिर लोगों ने मजाक बनाने लगे। ये हालत हुई है कि जैसे नफसियाती नहीं हो जाते। खुदा के लिए हम बच्चों को भी ये कहेंगे, मैं इस वक्त बड़ा कैजुअल आया हूँ आपको, कल मैं लेक्चर देने गया था, इसी लिबास में था, ये पहन के आ गया हूँ। सही, आपने निकाल दिया मुझे यहाँ से? नहीं, आपने मेरी गुफ्तगू पे गौर किया है कि मेरे लिबास पे किया है? ये यहाँ से जो बेल्ट बांधी थी ना, उसके निशान भी पड़े हुए हैं इस पर। वहाँ से कैमरे में नहीं आ रहे, मैंने देख लिया था कि कैमरे पे आएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो मैंने बेल्ट बांधी हुई थी गाड़ी की, उसके लिबास, उसको मिट्टी लगी हुई है उसकी, क्या फ़र्क पड़ा? मैंने खुद बताया कि मैं ये लिबास कल का पहन गया हूँ, परफ्यूम मैंने लगाई हुई है, वैसे फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है? तो आप मुझे हक कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। लेकिन खुदा के लिए किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें। चीज़ें आपके लिए हैं, आप चीज़ों के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया योगी बजाज भाई, आपका आने का, अरूसा बहन आपका आने का आपका बहुत शुक्रिया। इसको सीखा सिखाया, कुछ आगे बढ़ने की बात करेंगे और कुछ अपने लिए कामयाबी के लिए बात करते रहेंगे। ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, लोगों की भी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे कुछ और टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ख़ास है। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपने खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और आप भी हाजिर हैं, खैर वफ़त के साथ है, सेट हैं, मज़े में है, सारे काम शाम हो गए हैं, नहीं हुए तो वो भी काम करने हैं, लेकिन आज जो काम करने हैं वो काम कर लीजिएगा, क्योंकि आपने कल की तैयारी कर ली थी आज की, तो अब अचानक से भी कोई काम होते हैं जो काम करने होते हैं, हो सकता है अचानक से कोई दावत भी हो सकती है, या कहीं जाना भी हो सकता है, कुछ खाना पिलाना भी हो सकता है, और ज़ाहिर अभी दावत है और घर आए मेहमान की दावत ना की जाए, ऐसे कैसे हो जाए जनाब? ये भी जनाब, तो बात सिर्फ इतनी सी है साहब कि हम खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, और खाते पीते घराने से कहते हैं ना, खाते पीते घराने से हमारा ताल्लुक़ है, तो खाएँ पिएँ ज़रूर खाएँ, लेकिन एतदाल के साथ खाइए, अच्छा खाइए, बेहतरीन खाइए, और ख़ुद बना के खा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, घर का खा लीजिए और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत से लोग खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि उनको अपना आप नहीं पता होता साहब कि कितना खाना है, कितना खाना, बेवक्त खाना है, वक्त पे खाना है, या जो दिल करे खाना है। आज मेरा मन ये कर रहा है कि मैं ये खाऊं, नहीं, आज फला चीज़ का मुझे ऑर्डर करना है, मैं वो खा लेता हूँ। उसके बाद कहते हैं आए शायद मेरा मैदा बढ़ता है, मेरा पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई दवाई रुजू, ये किसी हकीम साहब का रुजू करेंगे, डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ बता दीजिए। फिर उससे ज़्यादा फिर हम अद्वियात जो है वो ख़रीदते हैं पैसों की, और फिर कहते हैं यार शायद अब सुकून आ जाए। तो खाएँ इतना कि आपका आप बेहतर रहे, आपके बॉडी का सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने इंतज़ाम हयात बनाया, वो उससे आगे नहीं भागें। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हकीम आसिम अली साहब मौजूद हैं, न सिर्फ बल्कि हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह सर, कैसे ठीक हैं? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, और सब खैरियत से आगे थे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से पहुंच गए। खैरियत से खाते पीते घराने से ताल्लुक़ है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का करम। नज़ीर भाई आपका भी ऐसे खाते पीते घराने से? नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ है आपका, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ नहीं? खाता पीता इतना नहीं हूँ मैं, हाँ, जैसे आपने कहा ना एतदाल होना चाहिए, उस तरीके से। अरे माशाल्लाह। अभी भी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले नाश्ता किया मैंने।
अरे वाह, और नाश्ते में क्या था सर, ये तो बताया जरा। नाश्ते में नॉर्मल था, ब्रेड था और चाय थी। कहते हैं या ब्रेड तो अच्छा नहीं होता यार, बहुत से लोग या तो नहीं, चलता रहता है। एक दिन ऐसे कर लिया, एक दिन हमने बॉयल एग ले लिया, साथ में थोड़ा सा चाय या पराठा ले लिया, तो फिर उसके बाद इस तरह चेंज करते रहते हैं। रोज़ एक चीज़ नहीं होती है हमारी। अब सर मुझे ये बताएं कि हकीम साहब, आसिम भाई ये बताएं कि ग़िज़ा से एलर्जी कुछ लोगों को हो जाती है, इस पे देखिए ग़िज़ा से एलर्जी असल में ना जो है वो इसको फूड एलर्जी भी कहते हैं या फूड इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। ये हमारा जो दिफाई निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, इससे लिंक करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ग़िज़ा के अंदर मौजूद प्रोटीन जो होता है उसको वो कोई फ़ॉरेन पार्टिकल समझ लेता है, उसको कोई ऐसा दुश्मन समझ लेता है जिसके ऊपर वो अटैक कर देता है। और जब वो अटैक करता है तो एक बाकायदा पूरा एक सिस्टम मैकेनिज़्म है आपकी बॉडी के अंदर चलता है जो कि फ्लाइट एंड फाइट मोड को रन करता है। ठीक है। जो कि आपको आपके सिस्टम को ये बात इंडिकेट करता है कि आपने इस मुश्किल मरहले से कैसे निकलना है। तो वो कई किस्म के सिम्टम जनरेट करता है, तो वो सिम्टम्स जो है वो मरीज़ को आ रहे होते हैं। तो ये असल में फूड एलर्जी की जो बेसिक होती है वो ये होती है कि किसी भी इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन को वो रॉन्गली आइडेंटिफाई कर ले, तो उसके ख़िलाफ़ फिर वो मज़ाहमती एक अमल शुरू कर दे। बाज़ लोगों में जो वीट एलर्जी होती है, गंदम नहीं खा सकते, अच्छा, रोटी नहीं खा सकते। रोटी खाने वाले का क्या एलर्जी? उसमें ये होता है असल में उसके अंदर एक ख़ास प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटीन, तो वो ग्लूटीन से एलर्जी है उसको। अच्छा। और ग्लूटीन की वजह से जो है वो उसको वो गंदम नहीं खा सकता। ओके, तो जौ खा सकता है? जब वो गंदम खाएगा उसको वो सिम्टम्स आएंगे, उसको जो है वो नाक बहरी होगी, अच्छा, उसको चेस्ट कंजेक्शन हो सकता है, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब ये देखें कि सिम्टम जो है वो कौन से जनरेट हो रहे हैं, उसको हाजमे की प्रॉब्लम है और सिम्टम सारे जो है वो साइनस के प्रॉब्लम के जनरेट हो रहे हैं, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अगर ये सिम्टम बढ़ते हैं तो वो फिर वेजोडाइलेशन की तरफ जाता है, उसको वेस्कुलर प्रॉब्लम आती हैं, ऐसे खींच के सांस ले रहा होगा। अब आप मरीज़ को देखेंगे तो पता नहीं क्या हो गया इसको। और चाहे हाइज आ जाते हैं जगह जगह पे, वो दबड़ नहीं पड़ते होते जिसको हम पित्ती उछलना कहते हैं, इस तरीके की एलर्जी आ रही होती है। तो ये सारे सिम्टम्स वो होते हैं जो कि इम्यूनिटी आपकी जो है रिस्पॉन्स कर रही होती है। लेकिन लिंक असल में किससे है? लिंक असल में मैदे से और आपके जिगर के साथ करता है। अब ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ना कि ये सारे जो सिम्टम जनरेट हो रहे होते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम से होता है। बताइए। इम्यून सिस्टम में अगर ये प्रॉब्लम ना होती और वो हिस्टामिन जनरेट ना करता जो कि एडवर्स रिएक्शन कर रहा है, तो आपका ये बॉडी का निज़ाम सही चल रहा होता। सही। अगर जो है वो आप इससे बचना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार ये जैसे अभी आपने सवाल किया कि अगर गंदम से एलर्जी है तो फिर क्या खाएं, तो फिर जो है ग्लूटेन टॉलरेंस जिन लोगों में है तो उनको ये चाहिए कि वो जो है वो गंदम के बजाय दूसरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। जैसे चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप जौ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप मकई इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का आटा, इसके अलावा चने का आटा, बेसन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बाजरे का भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप वो फिर बहुत ज़्यादा डीप की तरफ ना जाएं, चावल की तरफ रहें और मतलब ऑन एंड ऑफ चीज़ों को लेकर। ठीक है शाहिद साहब, ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को बड़े का गोश्त राज नहीं आता, बहुत सी बीमारियों से जन्म लेती हुई बादी होता है, मुंह पे दाने निकल आना या एसिडिक इशू हो जाना या कब्ज़ की शिकायत का हो जाना, हर एक के साथ अपना अपने सिलसिला जुड़ा हुआ है। क्या करें? मतलब देखिए सख्त चीज़ें होती है ना, ठीक है, बड़ा गोश्त जो है वो सख्त होता है, ठीक है। बाज़ किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत नुकसान का सबब बनता है, फैटी लीवर वालों के लिए नुकसान का सबब बनता है, कॉन्स्टिपेशन वालों को पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। और इसकी वजह से ये कि घबराहट, बेचैनी रहती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है। अच्छा। जो कि रेड मीट की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, यानी 15 दिन में एक बार खा सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को बड़े गोश्त से बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, घबराहट, बेचैनी, जिस तरीके से अभी हकीम साहब ने बताया कि लाल लाल निशान बन जाते हैं, जिसे आर्टिकेरिया कहा जाता है। अच्छा। हाँ, थप्पड़ से पड़ जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट्स को खाएं, लेकिन म्याना रवि के साथ खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। बड़े गोश्त वैसे जो हम हैवी चीज़ें रात में खा रहे होते हैं, शादी ब्याह के खाने वगैरह खाना,
अक्सर वैसे लोग कहते हैं कि दोपहर में खा लो ज़्यादा बेहतर है, रात में लाइट गज़ा का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर ज़रा मुझे बताएगा, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं एक आधा छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जानेंगे कि क्या वक्त बेहतर है हैवी खाना खाने के लिए, खाएँ ना खाएँ, और खाएँ तो कितना खाएँ और किस वक्त खाएँ, क्या वक्त बेहतर है। हमारे और आपके लिए ब्रेक। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी 10, आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। और जाहिर है भाई बात कर रहे हैं क्योंकि खाना पीना है, क्योंकि वक्त भी जाने का है, कुछ सीख के सिखाने तक है सिलसिला ग़ज़ा से एलर्जी। तो बात कर रहे थे हैवी खाने, रात के खाने खा लिए, लेट गए, सो गए, सुबह अगर यार दर्द हो रहा है, मैदे में तकलीफ़ हो रही है, क्या करूँ? मैदे में दर्द, जलन शुरू हो जाती है। अब तो ऐसी हालत हो जाती है कि एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये जो कि मैदे में एक जरासीम आ जाता है। अच्छा, ठीक है, वो फिर बहुत ज़्यादा शिद्दत तकलीफ़ देता है। अगर उसे वक्त पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बेहतर है, नहीं तो आगे चल के इसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए नुकसान का सबब बनता है। जिन लोगों को भी एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हुआ हो तो उनको चाहिए कि ये मैदे में अल्सर का सबब भी बनता है, छोटी आंत बड़ी आंत में भी अल्सर का सबब बनता है। अच्छा, और इसको ठीक करने के लिए एक लकड़ी आती है रेवन खताई। रेवन खताई, इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी से ज़्यादा नहीं, एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें और उसी पानी में इसपगोल छिलका भी 1 चम्मच डाल लें आप भर के, मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। आस्ते आस्ते ये आपका बहुत से लोगों के लिए इसपगोल महंगा पड़ रहा है, जहाँ क्या करें? देखें, ये तो तुखबलंगा इस्तेमाल कर लें। नहीं, तुखबलंगा एक अलग चीज़ है। इसपगोल दाना ले लें, वो अच्छा, वो सस्ता पड़ता है, इसका बीज होता है, काम यही करता है वो। अच्छा, हाँ, लेकिन इसपगोल छिलका जो है वो आपने कितना अरसा यूज़ करना है, कुछ ही दिन यूज़ करना है। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। बहुत ईजी है। और आमतौर पे लोगों को जब खाना खाते हैं तो एकदम पेट अफारा करने लग जाता है, पेट फूल जाता है, सांस खींचने लग जाते हैं आप, सांस फूलने लग जाता है और घबराहट भी होती है, गैसेस बहुत बनती हैं उनको। ये एंजाइटी के पेशेंट को भी बनती है और आमतौर पे भी बाज़ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है जो कि गैसेस करती है उनको। तो उन लोगों के लिए टोटली 4 चीज़ें ले लें, बहुत ही सस्ती हैं। सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा आपको पहले दिन ही करेगा। इसे कुछ अर्सा यूज़ कर लें, अपना मामूल बना लें। ये जो पेट अफारा हो जाता है, फूल जाता है, ये सब सही होना चाहिए। ये आपने सूखे लीमू का आपने जिक्र किया, सूखे लीमू कहाँ से मिलेंगे? पंसारी से मिल जाते हैं, 10 रुपये की मिल जाती है। 10 रुपये की मिल जाती है? हाँ, वाह, 10 रुपये में क्या मिलता है? सौंफ भी 10 रुपये की मिल जाएगी, अजवाइन भी 10 रुपये की मिल जाएगी। अरे वाह। पुदीना देसी भी 10 रुपये का मिल जाए, 50 रुपये में नुस्खा तैयार, वो भी महीने भर का। आसिम भाई, ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे यार। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये आज हमारी जो देसी जड़ी बूटियाँ जो मकामी है ना, वो सस्ती हैं। बाकी जो बाहर से आती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तो वो थोड़ी सी महंगी होती है। बाकी देसी जड़ी बूटियाँ सर, बहुत से लोग जा रहे हैं इस तरफ, हिकमत की तरफ, ठीक है, और पहले का ज़माना भी इसी पे था। अब एलोपैथिक एक जिद्दत, फौरी रैपिड एक्शन, ज़बरदस्त तरीके से, फिर बहुत से लोग डरते हैं या इसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। लेकिन हिकमत पे जाएँ तो यार कहीं ऐसा ना खुदा ना मुझे रिएक्शन हो जाए, तो अपने आप एक दूसरे को मशवरे दे के कामयाब हो रहे हैं। नहीं, देखें, हिकमत के हवाले से अगर आपके जहन में ये बात है कि यार इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ को बग़ैर मुआलिज के मशवरे के इस्तेमाल किया और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो लिहाजा कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो अपने मुआलिज से, किसी मुस्तनद मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें, ठीक है, उसके बाद ही उसको फर्दर कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, हर जो नुस्खा होता है वो हर एक पेशेंट के लिए वो फ़ायदा करे ये भी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि मिजाज अलग अलग होते हैं, उनकी जो सर्कमटेंसेस होते हैं, जो सिनेरियोज़ होते हैं, जो कॉजेज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो सारे नुस्खे सारे पेशेंट में ऐसा क्या है भाई कि हमें पता चले किसी से एलर्जी हो सकती है, ये चीज़ का इस्तेमाल ना करें? मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा बताएं, हम कन्फ्यूजन होती है। हम समटाइम कुछ लोग नुस्खा बता देते हैं, यार ये खा लो, मुझे एसिडिक इशू था, मुझे गैस ट्रबल था, तो मैंने ये चीज़ खाई, इसे फूफ बनाया मैंने हिकमत से और मैंने बना के खाया। तो पता कैसे कि किस चीज़ से एलर्जी हुई है? नहीं, ये तो पता नहीं चलता कि किस चीज़ से एलर्जी होती है, ये तो उसको खुद ही मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे विदिन जिस चीज़ से एलर्जी है ना, विदिन 5 to 10 मिनट उसका रिएक्शन आ जाता है। जैसे आपने गंदम खाई थी, जैसे आपने फ़िश खाई, जैसे आपने अंडा खाया, तो आपने अंडा खाया है और उसके बाद आपको सिम्टम जनरेट होना शुरू हो गए। और आप कैसे मॉनिटर करते हैं? वो मरीज हम पेशेंट को ये बात रिकमेंड करते हैं कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया था जिसकी वजह से ये ट्रिगर किया था। ठीक है। तो वो सिम्टम जो होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ खाने से
या कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके इंट्रैक्शन में आने से सिम्टम जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो उसको भी जो है वो काउंटर किया जाता है, उसी को फर्दर कंटिन्यू किया जाता है। अच्छा, इलाज जो है वो ये नहीं करा जाता कि हम जो है वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक ही दवा जो है वो ऐसी दे दें जो सारी चीज़ों को रिकवर करे। अच्छा। इलाज जो उसका असूल ये है कि आप उसके लिए जिस चीज़ से वो ट्रिगर करती है ना एलर्जी, उसको जो है वो सप्रेस करें, उसको कम करें। और दूसरा ये करें कि इम्यून सिस्टम को एट द टाइम जिस वक्त एलर्जी बूस्ट कर जाए उस वक्त आप जो है उसको सप्रेस करें इम्यून सिस्टम को। उसके लिए आप जो है वो बेस्ट आपके पास होता है बैसल सीड, जिसको हम कहते हैं वो तुलसी तुखमलंगा भी कहते हैं, तुखम रेहान भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं, बैसल सीड भी कहते हैं। ये बेस्ट है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए और इसकी जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है। अच्छा इसके लिए आपने करना क्या होता है कि इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। या तो 5-7 पत्ते जो है उसकी कहवा बनाकर पिया जा सकता है, जिनको ये प्रॉब्लम रहती हो, जिनको ये प्रॉब्लम रहती हो। निहार में भी ले सकते हैं, शाम में 5-6 बजे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। या फिर एटलीस्ट जो है वो 5 ग्राम तक तुखमलंगा जो है वो पानी में हल कर वो। ठीक है सर, ये बताएं कि इस वक्त मौसम की तब्दीली है, कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ यखनी पी लो, कुछ कहते हैं कि फ़लाँ पाए का सूप पी लो, कुछ लोगों को गर्मी हो जाती है, एसिडिटी इशू हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा होता है नज़ला ज़ुकाम। इसके लिए ज़रा बताएं क्या एहतियात बेहतर तरीका क्या है? अज़हर भाई, पहले तो मैं हकीम साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। जी कि जो आप कहते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट काफ़ी चीज़ों की होती हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहरीली चीज़ें होती हैं, मुहर्रिक चीज़ें होती हैं, जो कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मुँह खुश्क हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो सेल आउट की चीज़ें नहीं होती हैं। और ये तुख्मे बलंगा हो गया, स्पोल हो गया, सौंफ अजवैन हो गई, ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे सैकड़ों चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, तो बेफिक्र होकर इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक के साइड इफ़ेक्ट की बात होती है, घबराहट बेचैनी की बात होती है, या आपकी तबीयत के चेंजिंग्स आने की बात होती है, वो कुछ अमराज की वजह से भी होती है। ठीक है कि आप जब उसकी क्योर करते हैं तो उसमें वो पहले से मौजूद होती है अंदर। और सबसे ख़तरनाक होता है पड़ोसी आपका, आपको मशवरे देता है वो, उसके बाद डिग्री नहीं होती है, आपको 50 मशवरे दे देगा, आपको कहेगा मैं ये खा रहा हूँ तुम भी खाओ। सही। बेशक वो कोर्टिजोन खा रहा होगा, वो आपको भी लगा देगा। अल्लाह। तो क्या आपके लिए नुकसान का सबब बनता है? आप उससे पूछिए जो पढ़कर आया है। सही। सर वक्त की कमी, ज़रा मुझे बताएं ज़रा इसके बारे में। जो देखिए, जो जिन लोगों को फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रहती है, ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा चली हुई है, आपने लेना है काली किशमिश। ठीक है। पंसारी से भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाएगी। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लीजिए। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। और बच्चों को जो है वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम दें, सिर्फ 3 दिन। ठीक है। और वो जो जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है किसी, उनको चाहिए बनफशा के पत्तों का कहवा लें। अच्छा। बनफशा के पत्ते एंटी एलर्जी। देसी मुर्गी समटाइम लोगों को उसका सूप राज नहीं आता, कहते हैं देसी मुर्गी का सूप पिएं आप, वो बड़ा मुफीद होता है। बिल्कुल, आप बनफशा के पत्तों का कहवा लें, ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म कर दिया, स्किन एलर्जी को भी और साइनसाइटिस एलर्जी को भी। आप उसका 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें बनफशा के पत्तों का, उसका कहवा बन गया, उबाल लें, उतार के छान के पी लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम। इससे नींद नहीं आती है। अच्छा। और जिसको नींद नहीं आती वो क्या करे? वो नहीं, वो इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी कोई भी चीज़। शुगर पेशेंट्स हमारे बहुत होते हैं। हाँ, तो ये जो मैं बनफशा के पत्ते बता रहा हूँ ये शुगर फ्री हैं। अच्छा। सब इस्तेमाल, IBP वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो एक बूटी आती है मुश्क बाला, जिसे असारून भी कहते हैं। ठीक है। उससे पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी से ले रात को। ठीक है। आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, सुबह फ्रेश होकर उठेंगे। जैसे स्लीपिंग पिल्स खाने से ना सुबह उठा नहीं जाता, कोई भी बंदा इसको खा, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस वक्त आपने बताया ये? रात को सोने से 1 घंटा पहले। ठीक है। और आखिर मुझे बताइए सर जल्दी से कि एसिडिटी इशू होता है अक्सर बेशक शादी ब्याह के खाने वाला खा ली बहुत ज़्यादा, जल्दी से मुझे बता दें सर उसके लिए क्या करें? उसके लिए देखें, बही इस्तेमाल करें, बही का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बेहतरीन दवा है। अगर कभी भी इस तरीके का कोई मसला हो रहा है तो आप कहवा बनाकर पिएं, सिर्फ जिंजर का, अदरक जो होता है अदरक और थोड़ी सी दालचीनी डाल के अदरक का कहवा पिएं, बेस्ट है। ठीक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमने कोशिश की कि आप तक पहुँचाएँ। सर आप दोनों, नज़ीर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आसिम भाई आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह दोनों तशरीफ़ लेकर और कम वक्त में जल्दी हमने बहुत कुछ सीखने सिखाने की बात की। तो जनाब अली खाएँ पिएँ, एंजॉय करें, लेकिन एतदाल के साथ खाएँ। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो दुआ में रखेंगे याद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह की मान।